तो सबसे पहले देखिए बात आती है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ओरिजिन कैसे हुआ। तो देखो बड़ी सिंपल सी बात है। ट्रेडिशनली जो अकाउंटिंग सिस्टम था ना, वो सिर्फ डिज़ाइन किया गया था एक्सटर्नल यूज़र्स की मदद के लिए, एक्सटर्नल यूज़र्स के पर्पस को देखते हुए। लेकिन जो मैनेजर है ना, वो भी कहते हैं भाई हमें भी टाइमली इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, हमें भी डिटेल्ड एनालिसिस करना है। तो एक नई ब्रांच फिर आई जिसको हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में, मतलब जिसको हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं। आप बड़े-बड़े प्रोडक्शन सेक्टर्स की बात कर लो, कॉम्प्लेक्स बिज़नेस ऑपरेशंस की बात कर लो, उनको ना ज़रूरत होती है बजटिंग में काम करना, मतलब बजटिंग करनी होती है उन्होंने। कॉस्ट कंट्रोल बहुत ज़रूरी होता है उनके लिए, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करना होता है। तो ये सब डिसीज़न तभी पॉसिबल है जब मैनेजमेंट को एक प्रॉपर डेटा मिलेगा। तो इसीलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग वहाँ पे भी देखी गई। और वेरी इंपॉर्टेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग को इसकी एज अ फाउंडेशन माना जाता है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत सारे केसेस में मैनेजरियल डिसीजंस लेने में काफ़ी हेल्पफुल है। जैसे कि प्राइसिंग डिसीजन की बात कर लो, प्रोडक्ट मिक्स की बात कर लो, एफिशिएंसी से रिलेटेड बात कर लो। तो इसीलिए मैनेजमेंट को ना एज अ मैनेजमेंट ओरिएंटेड अकाउंटिंग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका मेन पर्पस ये रखा गया कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसका भी कहीं ना कहीं रोल मैनेजमेंट में आता है। तो मैनेजमेंट हर किसी एरिया में आपको आगे लेके जाता है। तो मैनेजमेंट कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसको इन्फॉर्मेशन देना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए अकाउंटिंग का कंसेप्ट एज अ मैनेजमेंट पर्पस के लिए भी सोचा गया कि मैनेजमेंट को भी कहीं ना कहीं टाइमली डिसीजन लेने हैं। मैनेजमेंट को बहुत सारे डिसीजंस यूजफुल होते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग के बाद मैनेजमेंट का बहुत की रोल होता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो मेन पर्पस था ना, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग करने का यही था कि इससे हम अपनी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट को दे सकें। मैनेजमेंट उस रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके फोरकास्टिंग कर सकें, प्लानिंग कर सकें और अपनी रिपोर्ट्स को प्रॉपरली प्रिपेयर कर सकें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर मैनेजमेंट अकाउंटिंग एमरजेंस, कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कंसेप्ट कैसे आया। कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से निकलकर कॉस्ट अकाउंटिंग में देखा हमने कि सारी जगह पर मैनेजमेंट बहुत की रोल प्ले करता है। तो कहीं ना कहीं हमें ये माइंड में आया कि भाई मैनेजमेंट को भी बहुत इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, इसलिए उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए एक अकाउंटिंग कंसेप्ट होना ज़रूरी है, एक रिपोर्टिंग कंसेप्ट होना ज़रूरी है। तो इसलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग वहाँ पे आया। क्लियर? अब इसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या समझिए अब आप। तो देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब है कि यू कैन से कि एक ऐसी अकाउंटिंग सिस्टम जहां पे हम अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, प्रॉपर एनालिसिस का काम करते हैं और फिर उसको रिपोर्ट करते हैं अपने मैनेजमेंट को। किस पर्पस के लिए? ताकि वो आसानी से डिसीजन ले सकें अपने डेली के कामों के लिए। तो कुल मिला के कोई भी तरह की फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जब हम एक अकाउंटिंग के वे में, प्रॉपर वे में अपने मैनेजर्स को प्रोवाइड करते हैं उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जिसको सिंपल वे में क्या बोला जाता है? इट इज ऑल अबाउट सप्लाई द राइट इंफॉर्मेशन टू द राइट पीपल एट अ राइट प्लेस। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सिंपल सा मतलब है कि भाई मैनेजमेंट को राइट इंफॉर्मेशन राइट प्लेस पे राइट टाइम पे देना, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में और क्या चीज़ें आती हैं? तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के करेक्टरिस्टिक्स हमें ये बताते हैं, इसकी नेचर हमें ये बताती है कि सबसे पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फोकस है इंटरनल, क्योंकि इसका मेन फोकस बाहर एक्सटर्नल यूजर्स के लिए नहीं है। इसका मेन फोकस है मैनेजमेंट पे फोकस, मतलब मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन देना। दूसरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग में होता है फ्यूचर ओरिएंटेशन। देखिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर कहीं ना कहीं हम जो हमारे फाइनेंशियल रिजल्ट्स होते हैं ना, फ्यूचर वाले, जो फ्यूचर के फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं, हम उसको कवर करते हैं और फिर जो रिजल्ट हैं उसके बेसिस पे प्लानिंग करते हैं। ठीक है। देन आते हैं कॉस्ट कंट्रोल। देखिए मैनेजमेंट अकाउंटेंट ना आजकल सीबीपी एनालिसिस की बात कर लो, कॉस्ट एलोकेशन की बात कर लो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात कर लो, ये कुछ ना टेक्निक्स होती हैं, कॉस्ट कंट्रोल की टेक्निक्स होती हैं। उनको यूज़ करते हुए अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करने के बारे में सोचते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करने के बारे में सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं कॉस्ट एनालिसिस भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। इसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बजट एंड प्लानिंग को भी रखा जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहीं ना कहीं बजटिंग और प्लानिंग में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि जो बजट वगैरह प्रिपेयर होते हैं वो मैनेजमेंट ही तो करता है, जो फोरकास्टिंग है वो मैनेजमेंट ही तो करता है। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रोल इसमें भी बहुत ज़्यादा है। फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग ना अकाउंटिंग रूल्स पे बेस्ड नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा कि जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग के अपने कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं ना, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं।
मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बने हुए हैं। दिस इज वॉलेंट्री इन नेचर कि अगर आप करना चाहो तो अपनी मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को एनालिसिस करने के लिए या अपनी इंफॉर्मेशन को बेटर बनाने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। क्लियर? इसके बाद आते हैं डिसीजन मेकिंग। तो वेरी सिंपल, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन पर्पस ही क्या रखा गया था कि मैनेजमेंट जो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में बटा हुआ है, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, तो हर लेवल को जो चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए हम उसको प्रोवाइड कर सकें, इसलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग आया है। एंड द लास्ट पॉइंट, इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल डेटा। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जनरली हमें क्या करता है कि हर फाइनेंशियल डेटा को ना एक फॉर्मेट में, एक सिंप्लीफाई फॉर्मेट में प्रोवाइड कर देता है, जैसे कि चार्ट्स, ग्राफ वगैरह में इजीली प्रोवाइड कर देता है, जिससे मैनेजमेंट को आसानी हो जाती है डिसीजन लेने में। क्लियर? इसके बाद आते हैं हम मैनेजमेंट के अंदर स्कोप किस चीज़ का कवर किया जाता है, मैनेजमेंट में क्या चीज़ कवर करी जाती है। तो देखिए जी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम फाइनेंशियल प्लानिंग का कंसेप्ट लेकर आते हैं, क्योंकि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ना, उसमें कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत इन्वॉल्व होती है। फाइनेंशियल प्लानिंग का पूरा स्कोप मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आता है, क्योंकि मैनेजमेंट ही होते हैं जो बजट भी बनाते हैं, जो प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में कैसे काम करना है, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं अपनी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ। तो ये सब काम कहीं ना कहीं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में किए जाते हैं, दैट इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल प्लानिंग। इसके बाद आते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट। देखिए जी, कॉस्ट करने देखो, सबसे ओरिजिन में ही मैंने बता दिया था कि सबसे ज़रूरी क्या था, कॉस्ट अकाउंटिंग एज अ फाउंडेशन ही किसके लिए बनी थी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए। तो कहीं ना कहीं कॉस्ट मैनेज करने का मतलब है कि हमें ये होता है कि जो हम कॉस्ट लगा रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है, तो उसको कंट्रोल करना मैनेजमेंट का काम है। तो इसलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कॉस्ट मैनेजमेंट का कंसेप्ट भी कवर करा जाता है। इसके बाद परफॉर्मेंस मेजरमेंट भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कवर करी जाती है, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, एक स्टैंडर्ड सेट कर देता है हर चीज़ को करने का। फिर उसके बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करके हम बहुत सारे टूल्स के ज़रिए ये चेक कर लेते हैं कि हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के साथ सेट है कि नहीं। उससे हमें आइडिया हो जाता है कि हमने कहाँ वर्क करना है। आफ्टर दैट आते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में। देखिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को भी डेवलप करने में हेल्प करता है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मतलब लॉन्ग टर्म प्लान्स को प्रिपेयर करने में, प्लस कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए, उसके डिसीजंस लेने में, और कैसे कॉस्ट को लंबे समय के लिए मैनेज करके चलना है, अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव कैसे प्रिपेयर करने हैं, ये सब चीज़ें मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हमें हेल्पफुल हो पाती हैं। आफ्टर दैट हमारे लिए एक इंटरनल रिपोर्टिंग का कंसेप्ट भी है, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कवर किया जाता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को एक रिपोर्टिंग क्राइटेरिया सिखा देता है कि आपने एक तरीके से रिपोर्ट कैसे रेडी करनी है और अपनी रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करके उसको कैसे आगे हेल्पफुल बनाना है। ये सब चीज़ें हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर समझाई जाती हैं। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें इंटरनल रिपोर्टिंग, जैसे कि कौन कौन सी रिपोर्ट किस किस लेवल पे, कितने कितने लेवल पे, कब कब देनी है, ये सब चीज़ें हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग से समझ आती हैं। इसके अलावा आपने कैश फ्लो मैनेजमेंट किया है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, तो कैश फ्लो मैनेजमेंट भी हमारे मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें हेल्प करता है ये मॉनिटर करने में कि हमारा पैसा कितना आया है कंपनी के अंदर और कितना गया है। ये जानना बहुत ज़रूरी होता है अपनी लिक्विडिटी पोजीशन को मैनेज करने के लिए। और इसके अलावा अगर आपको ये जानना है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए, कहाँ नहीं, कहाँ पे करनी है, कैसे प्राइजेस, मतलब कहाँ पे मुझे ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे, तो ये सब चीज़ें भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर कवर करी जाती हैं। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो स्कोप है ना, वो इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस के लिए भी जाना जाता है कि आपकी बेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन सी होने वाली है। वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें एक इन्फॉर्मेशन देती है, फिर हम उस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके अपने अच्छे प्रोजेक्ट, जो हमें बेनिफिट देने वाला प्रोजेक्ट है, उसमें उस चीज़ को इन्वेस्ट कर लेते हैं। क्लियर? चलिए, अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अगला पॉइंट है, टूल्स और टेक्निक्स कौन सी हैं जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इस्तेमाल करी जाती हैं। तो मैं इस मैराथन में सिर्फ इसके नाम क्लियर करने वाला हूँ आप सभी को। रीज़न, क्योंकि ये सब चीज़ें आने वाले समय में या जनरल नॉलेज के साथ कंसीडर है। तो सबसे पहले इसमें बजटरी कंट्रोल, जो कॉस्ट अकाउंटिंग में जनरली आपको पता होता है, बजट्स वगैरह में आप, मतलब बजट वगैरह आपका क्या होगा, मतलब एक तरीके से आपको ये बताता है कि बजट कैसे प्रिपेयर करने हैं। एक हर चीज़ का बजट होना चाहिए ताकि हम आने वाले समय में उसको कंपेयर कर सकें कि जो हमने काम किया उससे ज़्यादा तो नहीं किया, मतलब ज़्यादा पैसे तो नहीं लगे हैं, राइट? या फिर रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो मैनेजमेंट, फंड फ्लो मैनेजमेंट, ये सब बातें जो हैं, ये सब जो टूल हैं,
ये सब हमारे अगले आने वाले चैप्टर्स के नाम हैं, तो आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। टूल्स कोई नया पार्ट है नहीं, तो मुझे लगता नहीं है इतना ज़्यादा आपको वरीड करना चाहिए। लेकिन अब मेन क्वेश्चन जो है हम उसके बारे में एनालिसिस करते हैं। तो मेन क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग यू कैन से। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात कर लो, कॉस्ट अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैंने तीनों का डिफरेंस एक साथ कवर कर दिया यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन काम होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट करना, जो सिर्फ फाइनेंशियल नेचर की हैं, पैसे से रिलेटेड है, जो फाइनेंस से रिलेटेड है। इसके अलावा कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट रिलेटेड रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करना, यानी इसका मेन फोकस होता है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या लग रही है और उसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन पर्पस होता है एक मैनेजमेंट की मदद करना, उनको डिसीजंस आसानी से लेने के लिए, उनकी प्लानिंग में मदद करना। तो दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके अलावा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो मेन फोकस और उसके मेन यूज़र जो होते हैं ना, वो एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो जनरली एक्सटर्नल यूज़र्स के लिए प्रिपेयर करी जाती है, बट इट डजंट मीन कि वो इंटरनल के लिए नहीं होती है, बट ज़्यादातर उसका मेन पर्पस एक्सटर्नल होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करूँ तो कॉस्ट अकाउंटिंग इंटरनल मैनेजमेंट के लिए ही रेडी करी जाती है ताकि कॉस्ट कंट्रोल को मैनेज किया जा सके। और क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कंसेप्ट आया था, तो कहीं ना कहीं इसको भी इसी के अंदर रखा जाता है। ठीक है जी। अब देखिए, इसके बाद बात आती है नेचर नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन लेकर आता है। इसके अलावा कॉस्ट अकाउंटिंग भी हिस्टोरिकल बेसिस पे बेस्ड होती है, बट जो जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ना, वो आपका पास्ट डेटा यूज़ करके फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। तो ये इनका मेन डिफरेंस है। इसके अलावा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर इसका मेन स्कोप क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को कवर करते हैं जो सिर्फ पैसे से रिलेटेड है। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम सिर्फ कॉस्ट से रिलेटेड बातें करते हैं। लेकिन जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात आती है ना, तो वहाँ फाइनेंशियल और साथ साथ कॉस्ट डेटा दोनों को कवर किया जाता है अपने मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये मत समझने लग जाना कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग से बड़ा है, नहीं। ये सिर्फ उन डेटा को इस्तेमाल करा जाता है ताकि हम अपने मैनेजमेंट की मदद कर सके अपने उनके डिसीजंस को लेने के लिए। ठीक है। इसके बाद मैनेजमेंट का फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज वेरी वेरी मैंडेटरी एज अ लीगल रिक्वायरमेंट। देखो जी, कंपनी एक्ट ने बोला है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, तो उसके अंदर काफ़ी एएस ऐसे आते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं जिनको फॉलो करके सारा काम करना पड़ता है। कॉस्ट अकाउंटिंग के ना कुछ स्टैंडर्ड्स बने तो हुए हैं, बट नथिंग इज टू बी, ना कहते हैं बहुत लीगल नहीं है वो चीज़। मतलब लीगली कंपलसरी नहीं है, बट सम इंडस्ट्रीज में वो लीगली भी कंपलसरी है, आपको देखना पड़ेगा। मतलब जो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है ना, वहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग का सिस्टम भी लीगली कंपलसरी है, बट नथिंग मच वरीड अबाउट इट। मतलब आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो पक्का ही है कि मैंडेटरी है, बट कॉस्ट अकाउंटिंग दो तरह से आ जाती है, मैंडेटरी इतनी है भी नहीं ज़्यादा। और जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ना, वो तो मैनेजमेंट के अपने ऊपर है कि उन्होंने करना है कि नहीं करना। अगर उनको लगता है कि मुझे इन्फॉर्मेशन लेनी है, बढ़िया इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर लेते हैं, नहीं तो नहीं करते। इसके बाद आते हैं फॉर्मेट के बारे में। तो देखिए जी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ना हर चीज़ का फॉर्मेट फिक्स रखा जाता है, चाहे बैलेंस शीट बना रहे हो, पीएनएल बना रहे हो, हर चीज़ का फॉर्मेट 100% फिक्स होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट तो नहीं होता, बट एक तरह से कैलकुलेशन के लिए हम फिर भी चीज़ों को एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर लेते हैं। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कोई फिक्स फॉर्मेट होता ही नहीं है। मतलब इसमें जैसे मर्जी इंफॉर्मेशन दे दो, बस एक इफेक्टिव वे में प्रेजेंट होनी चाहिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट्स इट। एंड द लास्ट थिंग इज, कौन सा डेटा इसमें इस्तेमाल होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सिर्फ मॉनेटरी डेटा पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट डेटा यानी क्वांटिटेटिव चीज़ों को ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जैसे कि यूनिट्स, मटेरियल, ये सब चीज़ें। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग दोनों तरह के डेटा के ऊपर डील करता है, फाइनेंशियल डेटा हो या नॉन फाइनेंशियल हो। इसका मेन पर्पस होता है कि मैनेजमेंट को क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरीके से चेक करना, प्रोडक्टिविटी या यू कैन से क्वांटिटेटिव बेसिस के ऊपर दोनों तरीके से देखना कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस कैसे हो रही है। क्लियर? सो दीज आर सम पॉइंट्स जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको क्लियर कर देते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है बाकी अकाउंटिंग के अप्रोच के बेसिस पे। अब इतना कुछ पढ़ा है तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फ़ायदा भी तो नज़र आ गया होगा ना। तो क्या है सबसे पहले फ़ायदा? तो सबसे पहले आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें इन एफिशिएंसीज के बारे में बता देती हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग से ना हमें पता चल जाता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किस एरिया में ज़्यादा वेस्टेजेस हो रही हैं, किस एरिया में हमें करेक्ट एक्शन लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये हमारा बेनिफिट है।
दूसरा दूसरा आप कह सकते हो कि स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल प्लानिंग हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है। देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग ना हमें कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को वो डेटा देता है, जैसे कि कॉस्ट बेसिस पे डेटा मुझे मिल गया, फाइनेंशियल टर्म्स में जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ज़रिए जो डेटा था वो मुझे मिल गया। तो जब मेरे पास डेटा सारा अवेलेबल होता है ना, और वो भी अच्छे फॉर्मेट में और सही तरीके से अवेलेबल होता है, तो कहीं ना कहीं मुझे आसानी हो जाती है अपने आने वाले डिसीजंस लेने के लिए। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसी तरीके से एक प्लानिंग को इम्प्रूव करने में मदद करता है मैनेजमेंट की, कि भाई आप बजटिंग फोरकास्टिंग बड़े आसानी से कर सकते हो अगर आपके पास डेटा बड़ा अच्छा है तो इसीलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें बहुत सारे टूल्स, मतलब बहुत सारी चीज़ों में आगे मदद करता है एक स्ट्रेटेजिक डेटा प्रोवाइड करके। इसके अलावा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करने के बेसिस के ऊपर, मतलब बाय एनालाइजिंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑल्सो हेल्प इन ensuring that capital is employed in most profitable project। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें यह भी मदद करता है कि हमें हमारी कैपिटल के ऊपर कितना रिटर्न मिलना चाहिए या कितना रिटर्न मिल रहा है उसको भी आप एनालिसिस कर सकते हो, सो दैट आने वाले समय में हम अपने बेस्ट प्रोजेक्ट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकें। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो वैल्यू चेन जैसी टेक्निक्स है ना, जैसे वैल्यू चेन एनालिसिस हो गया, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट जैसी टेक्निक्स होती हैं कुछ, कंपनी उनको इस्तेमाल कर सकती हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की मदद से, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में वैल्यू चेन एनालिसिस को कवर किया जाता है। तो जब हम ऐसी चीज़ों को लेकर आते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि वैल्यू एडेड चीज़ें कौन सी हैं, नॉन वैल्यू एडेड चीज़ें कौन सी हैं, तो हम अपनी वैल्यू एडेड चीज़ों पर ज़्यादा टाइम लगाकर उसको इफेक्टिव बना सकते हैं, राइट। इसके अलावा मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेटर रिलेशनशिप बना देता है किसके अंदर, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के अंदर, क्योंकि मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ एक तरीके से कनेक्टेड बहुत ज़रूरी हैं, कनेक्शन बहुत ज़रूरी है, बेटर रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है। तो जब मैनेजमेंट अपने काम के लिए एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को चेक करता है और उसको अपने अंदर पार्टिसिपेशन देता है, तो वो एक बेटर रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं हम। इसके अलावा मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहीं ना कहीं टाइमली इंफॉर्मेशन देने में भी काफ़ी मदद करता है, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें डिटेल, रेलेवेंट और टाइमली इंफॉर्मेशन देता रहता है मैनेजमेंट को काम करने के लिए। तो ये इसका एक बेटर एडवांटेज है, जिससे मैनेजमेंट हमेशा हर समय जल्दी से प्लानिंग कर सकते हैं, जल्दी से डिसीजन ले सकते हैं। एंड द लास्ट मेन एडवांटेज इज कि जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट का मेन कंसेप्ट है ना, जो मैनेजमेंट के अंदर आता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर, जैसे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ना हम वेरिएंस एनालिसिस करते हैं, हम बैलेंस स्कोर कार्ड की टूल्स को इस्तेमाल करते हैं। तो उससे क्या किया जाता है, उससे बहुत सारी परफॉर्मेंस को एनालिसिस किया जाता है और ये जाना जाता है कि हमारे सक्सेस एरिया कौन से हैं, हमारे इम्प्रूवमेंट एरिया कौन से हैं, ताकि हम उन एरियाज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर सके जिसमें ज़रूरत है और जिसमें अच्छा काम हम कर रहे हैं उसको अच्छे से बिल्डअप किया जा सके। तो ये सब चीज़ें भी किसके अंदर कवर होती हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर, जो हमें इन सब चीज़ों में हेल्प करता है। अब इतना सारे कहते हैं ना, मतलब एवरी कॉइन हैज़ अ टू साइड, तो कहीं ना कहीं इसी वजह से मैनेजमेंट अकाउंटिंग के भी कुछ नुकसान हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहला नुकसान यानी सबसे पहली लिमिटेशन हमें क्या देखने को मिलेगी कि अगर देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी तो डेटा ले रहा है ना फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से, तो अगर वो डेटा इनएक्यूरेट है तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रिजल्ट भी इनएक्यूरेट हो जाएंगे। इसके अलावा मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक वॉलेंट्री नेचर है, तो कहीं ना कहीं अगर आप खुद अकाउंटिंग को कोई कंसेप्ट को लेकर आओगे तो अकेला आपने अकाउंटिंग मतलब वर्ड थोड़ी है, उसमें उसको पूरा सिस्टम लेकर आना पड़ेगा ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। तो पूरा सिस्टम जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आना है वो बहुत एक्सपेंसिव है, मतलब अकाउंटिंग करवाना, उसके सारे रिकॉर्ड्स चेक करना, पेपर वर्क या बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाती हैं। तो इसलिए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस उसको अडॉप्ट नहीं कर पाते। तीसरे नंबर पे मैनेजमेंट की जब बात आती है ना तो सब्जेक्टिविटी आ जाती है, मैनेजमेंट अपने व्यू पॉइंट देना शुरू कर देता है, तो जो कि करेक्ट कई बार नहीं होते। हमें एक्चुअली एविडेंस बेसिस पे आंसर चाहिए होता है, जबकि मैनेजमेंट अपनी सब्जेक्टिविटी ले आता है बीच में, अपने व्यू पॉइंट ले आता है बीच में। इसके अलावा कई बार बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होना भी आपके लिए नुकसानदायक हो जाता है, जैसे कि ओवरलोड डेटा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कई बार जब हम करते हैं ना तो हमारे पास इतना डेटा आ जाता है तो हमें समझना मुश्किल हो जाता है कि किस डेटा पे फोकस करना है, किस डेटा पे नहीं करना, जिसकी वजह से जो क्रिटिकल इश्यूज भी होते हैं ना वो भी हमें पता नहीं चल पाते। इसके अलावा कहीं ना कहीं वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती है ना, ठीक है, वो नो डाउट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, बट उससे हम डिसीजन फिर भी नहीं ले पाते। मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें सिर्फ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देने के काम आता है, उसके जरिए डिसीजन लेना कैसे है, आप उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कैसे करना चाहोगे,
ये हमें नहीं पता चलता। तो कई बार इंफॉर्मेशन कुछ और बता रही होती है, हम उसके बेसिस पे कुछ और डिसीजन ले लेते हैं, तो रिजल्ट अपने आप खराब हो जाएगा। एंड द लास्ट थिंग यू कैन से इज कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग अगर आप कर रहे हो तो भाई साहब अकाउंटिंग कोई छोटे बच्चे का काम तो है नहीं, तो आपको एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट होगी, तो एक्सपर्टीज लेकर आओगे तो उससे खर्चा भी तो बढ़ने वाला है। तो यू नीड वेरी मच एक्सपर्टीज, यू नीड अ कॉस्ट टू बियर द मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो ये भी एक लिमिटेशन है। क्लियर हो गया? तो ये सब चीज़ें मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कवर होती हैं। तो आई होप मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बेसिक कंसेप्ट आपको इन 20 मिनट्स में अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंसेप्ट के बारे में। तो देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब बहुत सिंपल सा होता है कि ऐसी रिपोर्ट जो हमें समराइज कर देती हैं किसके बारे में? कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में। ऐसी रिपोर्ट जो हमें ये बता देती हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, उसका एक स्नैपशॉट हमें मिल जाता है। कंपनी की पोजीशन किस तरह की है, कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है, ये सब चीज़ें जहाँ से हमें पता चलती हैं वो मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मानी जाती हैं। अब आप सभी को पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी होती हैं। बैलेंस शीट बनाई जाती है, इनकम स्टेटमेंट रेडी करी जाती है, कहीं ना कहीं जो एक इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स होते हैं ना उनके स्टेटमेंट को प्रिपेयर करा जाता है, और प्लस कहीं ना कहीं कैश फ्लो की स्टेटमेंट भी हम देखने को मिलती है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन कैश फ्लो भी बनाते हैं। तो 4 मेन स्टेटमेंट्स आपको देखने को मिलेंगी, 4 मेन टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। तो मुझे ये तो नहीं लगता इन सब के बारे में आपको आइडिया तो होगा ही ना। सिंपल बैलेंस शीट एसेट एंड लाइबिलिटीज के भरी होती है, इनकम स्टेटमेंट जिससे मुझे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता चलता है, इक्विटी का चेंज होने का मतलब जिसमें शेयर कैपिटल में नंबर ऑफ शेयर्स में कितना चेंज आया है उसके बारे में पता चलता है, राइट। एंड द लास्ट कैश फ्लो के जरिए मुझे कितना कैश इन हुआ कितना कैश आउट हुआ कंपनी में से उसके बारे में नॉलेज होती है, जिससे लिक्विडिटी पोजीशन पता चलती है। क्लियर? अब नेचर के बारे में तो बहुत क्लैरिटी हो ही गई होगी। नेचर मतलब क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? तो सबसे पहले ये कुछ फॉर्मल रिपोर्ट्स होती हैं, इनफॉर्मल नहीं होती, फॉर्मल तरीके से प्रिपेयर करी जाती हैं। एक प्रेजेंटफुल वे में हमें ये रिफ्लेक्ट किया जाता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है कैसी और कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनती हैं ना वो हमें एस्टिमेटेड वैल्यूज़ ही बताती हैं, एक्चुअली जो रिजल्ट है ना वो नहीं क्लियर किए जाते यहाँ पे। एक चीज़ याद रखना, एक इसका नेगेटिव पॉइंट हमें क्या समझ में आता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें एक्चुअल कभी भी मार्केट वैल्यू नहीं बताती। ये बैलेंस शीट में जितनी भी आइटम्स होती हैं ना वो हमें एक्चुअली जो उसकी रियल वैल्यू थी ना पहले उसी के बारे में बताती है। तो करंट मार्केट वैल्यू हमें इसमें कभी भी एनालिसिस नहीं हो पाती। इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनाई जाती हैं वो एक्रूअल कंसेप्ट्स के ऊपर बनाई जाती हैं। मतलब जो रियलाइज्ड वैल्यूज़ हैं, रिकॉग्नाइजेशन है, वो सिर्फ एक्रूअल बेसिस पे करी जाती हैं। एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या होता है कि जब हमारा रेवेन्यू, मतलब देखो सिंपल सी बात है, रेवेन्यू आर रिकॉग्नाइज व्हेन अर्नड और एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज व्हेन इंकर्ड। मतलब जब कभी भी आपको लगेगा कि आपको रेवेन्यू आने वाला है आप बुक्स में लिख लेते हो, जब कभी भी आपको लगता है कि आपने एक्सपेंस करना है आप लिख लेते हो, जबकि आपको ये नहीं है कि कैश कब आ रहा है। तो हम इसमें सारा काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस तरह से करते हैं, कब कैश आ रहा है जा रहा है उसके बेसिस पे नहीं करते, कब वो एक्चुअली में रिकॉग्नाइज हुआ है या कब वो इंकर होने वाला है उस बेसिस पे, यानी एक्रूअल बेसिस पे ही सारा काम किया जाता है। इसके अलावा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो हमारी सारी की सारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे बेस्ड होती हैं। इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिससे हमें कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है। फिफ्थ पॉइंट आपको ये कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो मैनेजमेंट बेसिस पे जजमेंट होती है उनकी, मतलब मैनेजमेंट जजमेंट इसमें इन्वॉल्व होती है। यानी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं वो मैनेजमेंट की तरह मैनेजमेंट के बेसिस पे प्रिपेयर होती हैं। नो डाउट उसमें बहुत सारी चीज़ें एविडेंस बेस्ड भी होती हैं, बट मैनेजमेंट अपने व्यू पॉइंट उसमें जोड़ देता है, जिसकी वजह से उसमें काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिविटी देखने को मिलती है मुझे। ठीक है। एंड देन लास्ट पॉइंट में आप ये भी बोल सकते हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कभी भी हमें यू कैन से जो प्रोवाइड करती है ना पिक्चर, वो फाइनेंशियल पिक्चर प्रोवाइड करती है, एवरीथिंग पिक्चर हमें यहाँ पे नहीं मिलती। इसका मतलब मैंने क्या बोला कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसकी नेचर हमें ना लिमिटेड स्कोप एनालिसिस करने के लिए बोलती है, एवरीथिंग यहाँ पे कवर नहीं किया जाता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम सिर्फ फाइनेंशियल रिकॉर्ड को समझ सकते हैं, कंपनी के हर चीज़ को नहीं समझ सकते। ये भी एक तरह का इसकी नेचर है। अब आपको कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एलिमेंट्स क्या हैं, तो मुझे नहीं लगता बहुत सारी टफेस्ट चीज़ है यहाँ पे कोई। एलिमेंट्स मतलब इसमें एसेट, जो हमने बैलेंस शीट पढ़ी उसमें एसेट और लाइबिलिटीज़ आ जाते हैं, तो वो इसके एलिमेंट है।
इनकम स्टेटमेंट में आपके इनकम्स और एक्सपेंसेस जो हैं वो इसके एलिमेंट्स हैं, और एक हमने स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी के बारे में पढ़ा, उसमें इक्विटी एक एलिमेंट है। तो मेनली 5 एलिमेंट होते हैं किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, दैट इज इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लाइबिलिटी और इक्विटी। और इन सब का मतलब मैं आपको ऑलरेडी कहीं ना कहीं क्लियर कर चुका हूं और आप सभी को इसके बारे में आइडिया है। क्लियर? चलिए, अब हम बात करने वाले हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एडवांटेजेस क्या हैं। तो देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो बेनिफिट हमें मिलता है वो होता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एनालिसिस और इवेलुएट करने के अंदर। कहीं ना कहीं हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो भी फॉर्मल रिपोर्ट्स प्रोवाइड करती हैं ना, उससे मुझे इतना तो पता चल जाता है ना कि कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसा है, कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है, राइट। फिर कहीं ना कहीं मुझे डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प होती है, जैसे कि इन्वेस्टर कह लो, क्रेडिटर कह लो, मैनेजमेंट की बात कर लो, तो मैनेजमेंट आने वाले प्लान्स रेडी कर लेगा, इन्वेस्टर आने वाली इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग डिसीजन ले सकता है कि कंपनी में पैसा रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। क्लियर? इसके अलावा स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन का जरिया है एक तरीके से। देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम अपने इन्वेस्टर्स को देते हैं, हम अपने स्टेक होल्डर्स को देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक कम्युनिकेशन वे ही है ना उनके साथ, कि उनको क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा, हम उनकी बातों को समझते हैं और फिर उस तरीके से वर्क करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक कम्युनिकेशन टूल की तरह यूज़ होता है। इसके अलावा कंप्लायंस विद रेगुलेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसका एडवांटेज क्या है कि हम सारा काम इसमें लॉ को ध्यान में रख कर करते हैं। कुछ भी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं वो इसी तरीके, मतलब कोई भी फालतू तरीके से नहीं बनाई जाती। कंपनीज जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती हैं वो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाती हैं, तो इसलिए हम सारा काम रेगुलेशंस के अंडर आकर करते हैं, तो ये भी एक एडवांटेज होता है। उसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से इन्वेस्टमेंट्स में काफ़ी बढ़ावा हो जाता है। ऐसा क्यों? मैंने अभी बोला कि अगर इन्वेस्टर को हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देते हैं तो उसको पता लग जाएगा कहाँ पे हम स्ट्रांग है कहाँ पे नहीं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखकर एक इन्वेस्टर का अगर अच्छा लग रहा है, उसको सेटिस्फेक्शन लग रही है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी मतलब वो हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देगा। तो दैट गिव मी एडवांटेज, उससे इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्शन मिल जाएगी काफ़ी। और फिर आता है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। देखिए जी, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है ना, हमें वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्लानिंग करने में काफ़ी हेल्प करती हैं। हमें हेल्प करती हैं कि जो डेटा हमने आपको दिया, मतलब जो डेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बैलेंस शीट्स हमें देते हैं, उससे हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि अभी हमारा प्रॉफिट क्या है, और फिर उन प्रॉफिट्स को देखकर हम आगे उसमें कहाँ जाएंगे, किस रास्ते में जाएंगे, क्या प्लान बनाना है, क्या फोरकास्टिंग करनी है, ये हमें बड़ी आसानी हो जाती है जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझ लेते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ये सारे बेनिफिट्स हमें मिल पाते हैं। डिसीजन लेना, इन्वेस्टमेंट से अट्रैक्ट होना, कम्युनिकेशन टूल की तरह, परफॉर्मेंस एनालिसिस कर सकते हो आप, फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो आप, स्ट्रेटेजी बना सकते हो आप, ठीक है जी, परफॉर्मेंस एवेल्युएशन कर सकते हो आप, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं नुकसान की बात करूं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या नुकसान मुझे देखने को मिलेगा? कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन है भाई। ये वही पॉइंट आ जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग जैसा ही, कि सबसे पहले पॉइंट क्या है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सारी की सारी पास्ट इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड होती है। तो कहीं ना कहीं ये गारंटी नहीं होती कि हमारे फ्यूचर के रिजल्ट सही हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। क्लियर? फिर उसके बाद है एस्टिमेटेड वैल्यू। मैंने आपको नेचर के अंदर ही बता दिया था ये चीज़, कि कुछ आइटम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होती हैं वो रियल फिगर नहीं शो कर रही होती, वो करंट मार्केट पे नहीं शो हो रही होती, जैसे कि डेप्रिसिएशन की वजह से एसेट की वैल्यू कम हो जाने से एसेट की वैल्यू रियल पता नहीं लग पाती, तो ये भी एक दिक्कत है। इसके अलावा मैंने आपको एक्रूअल अकाउंटिंग का कंसेप्ट बताया। देखो जी, जब तक आपको पैसा नहीं आएगा तो हम उस चीज़ में कैसे मान लेते हैं कि वो मुझे पैसा आने वाला है? तो कहीं ना कहीं जो अकाउंटिंग चल रही है ना, वो हमारे लिए एक नुकसान है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम कई बार ये दिखा देते हैं कि हम ये पैसा देने वाले हैं, पर नेक्स्ट ईयर में वो पैसा दिया है नहीं दिया है ये देखने की काफ़ी झंझट रहता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम बनती है हमारे लिए। इसके अलावा फाइनेंशियल अकाउंटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे बेस्ड होना भी एक लिमिटेशन है। कैसे सर? देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो स्टेटमेंट्स जो हैं, जो स्टैंडर्ड होते हैं वो कंसिस्टेंसीज को प्रमोट कर देते हैं, उसमें इंटरप्रिटेशंस डिफरेंट डिफरेंट होने लग जाती हैं। देखो, जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करता हूँ ना, तो वो कहीं ना कहीं हमें कहते हैं कि इंटरप्रिटेशंस दो। अब इंटरप्रिटेशन अगर मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के व्यू पॉइंट से बोलूँ, तो वो अपने अपने लेवल पे अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन देते रहते हैं, जिससे काफ़ी वेरिएशंस हमें देखने को मिलती हैं। तो वही वेरिएशन हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए नुकसान बन जाता है। क्लियर?
और इसके बाद आते हैं लिमिटेड स्कोप। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ फाइनेंशियल नेचर को कवर करता है, ये हर चीज़ कवर नहीं करता, मतलब ये नॉन फाइनेंशियल नेचर्स को कवर नहीं करता, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे क्वालिटेटिव फैक्टर्स इग्नोर कर देने पड़ते हैं और वो हमें पता ही नहीं चलते कि कई बार मैनेजमेंट की क्वालिटी कैसी है, या फिर बहुत सारी और चीज़ें ऐसी होती हैं कि प्रोडक्ट किस तरह से काम कर रहा है, कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन क्या है, ये हमें अच्छे से क्लैरिटी नहीं हो पाती। तो ये भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो इन्वेस्टमेंट्स को फेल कर देते हैं। तो इसीलिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ये लैकिंग पॉइंट हमें देखना पड़ता है। अब हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अगले पॉइंट के बारे में, जिसमें क्या कवर किया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस को कवर किया जाता है। देखिए जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो एनालिसिस है उसका मतलब क्या होता है। एनालिसिस का मतलब एक तरीके से आप बोलो प्रॉपर एग्जामिनेशन करना, और फिर उसके बाद इंटरप्रिटेशन का मतलब आप क्या बोल सकते हो, उसके ऊपर व्यू पॉइंट देना। ठीक है, तो जब आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रॉपरली स्टडी करने का काम करते हो, वो एनालिसिस हो जाता है, ताकि हम ये समझ सकें कि कंपनी की परफॉर्मेंस क्या शो कर रही है, कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है, कंपनी फ्यूचर के बारे में कैसे आगे सोच रही है, ये जान सकें। और फिर उसके बारे में इंटरप्रिटेशन देने का मतलब है कि आपने जो समझा उसके बारे में आप क्या देना, मतलब आपको क्या लगता है उसके बारे में वो बताना। मतलब एक तरह से इंटरप्रिटेशन मतलब होता है कि क्यों वो काम हुआ और कैसे वो काम हुआ, यानी इट इज़ अ लॉजिकल पार्ट जो हमें ये अंडरस्टैंड करवाता है कि वाई इट हैपन, कि वो चीज़ हुई क्यों है, और व्हाट इट इंडिकेट, वो क्या शो कर रही है और कैसे हुआ है वो काम। ठीक है जी। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो होता है ना, वो कई तरह का होता है, जैसे कि एक्सटर्नल और इंटरनल एनालिसिस। सबसे पहले इंफॉर्मेशन बेसिस के ऊपर हमें दो तरह के एनालिसिस देखने को मिलते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। सिंपल सी बात है, वो एनालिसिस जो एक्सटर्नल यानी इन्वेस्टर, क्रेडिटर या गवर्नमेंट अथॉरिटी करती हैं, वो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल एनालिसिस माना जाता है। और इंटरनल एनालिसिस का मतलब जब कंपनी का मैनेजमेंट या इंटरनल मैनेजमेंट कंपनी का जो होता है ना, जब वो एनालिसिस करता है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी करता है, तो वो चीज़ इंटरनल एनालिसिस मान ली जाती है। फिर अगले पॉइंट पे आते हैं, टेक्निक जो हम यूज़ करते हैं ना एनालिसिस करने के लिए, उसके बेसिस पे दो तरह के एनालिसिस हम कर सकते हैं। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, फिर होता है वर्टिकल एनालिसिस। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को हम हिस्टोरिकली भी सॉरी हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं, वर्टिकली भी कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल का मतलब है इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट पीरियड होते हैं ना, 2019, 2020, 2021, अगर मैं इन तीनों पीरियड के बीच का कंपैरिजन कर रहा हूँ और ये देख रहा हूँ कि ट्रेंड क्या बन रहा है, ग्रोथ कैसे हो रही है, तो दैट टाइप ऑफ एनालिसिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। लेकिन अगर मैं वर्टिकल एनालिसिस की बात करता हूँ, तो इसका मतलब होता है कि इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक पर्टिकुलर आइटम को मैं बेस फिगर बना लेता हूँ और फिर उस बेस फिगर के बेसिस पे सभी की परसेंटेज एनालिसिस कर लेता हूँ। मतलब वर्टिकल एनालिसिस का मतलब है कि हम एक बेस फिगर के बेसिस के ऊपर सारे आइटम्स को चेक करते हैं। जैसे कि सेल, अब मैंने ये देखना है कि मेरे टोटल खर्चे सेल के कितने प्रतिशत हैं, मेरी सेल्स रिटर्न सेल का कितने प्रतिशत है, मेरा प्रॉफिट सेल के कितने प्रतिशत है। तो जब मैं एक ही साल के बीच में परसेंटेजेस बेस पे एनालिसिस करना चाहता हूं, तो उसको हम बोलते हैं वर्टिकल एनालिसिस। फिर अगला एनालिसिस आता है एंटिटी के इन्वॉल्वमेंट के बेस के ऊपर। मतलब जब हम एंटिटीज इन्वॉल्वमेंट के बेसिस के ऊपर चेक करते हैं कि एनालिसिस कितने तरह का होता है, तो वो दो तरह का हमारे सामने आ जाता है। एक इंट्रा स्टेट होता है, एक इंटर स्टेट हो जाता है, सॉरी इंट्रा फर्म और इंटर फर्म हो जाता है, सॉरी फॉर दैट, इंट्रा फर्म और इंटर फर्म हो जाता है। तो इंट्रा फर्म का मतलब है कंपनी के विद इन, इंट्रा मतलब कंपनी के विद इन। तो कंपनी जब अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर, डिफरेंट डिवीजन के अंदर, या अपने ही बिजनेस के अंदर किसी डिफरेंट यूनिट्स के अंदर क्या कर रही है, कंपैरिजन कर रही है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दूसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब एक डिपार्टमेंट की दूसरी डिपार्टमेंट के साथ कंपैरिजन कर रही है, तो वो क्या है, इंट्रा फर्म एनालिसिस। लेकिन इंटर फर्म का मतलब होता है जब एक कंपनी दूसरी कंपनी जो सेम इंडस्ट्री की है उसके साथ जब कंपेयर कर रही है, तो उसको इंटर फर्म मान लिया जाएगा। और जनरली जो इंट्रा फर्म होता है उसका हमें एडवांटेज मिलता है अपने कंपनी में क्या सुधार लेके आना है उसको जानने के अंदर, इंटरनल परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने में। और जो इंटर फर्म होता है, जब हम डिफरेंट कंपनीज में क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो वो हमें बताता है कि इंडस्ट्री में बेंचमार्क कैसा है और इंडस्ट्री में कंपटीशन कितना
हार्ड है। इस चीज़ को एनालिसिस करने में हमारी मदद मिलती है हमें। एंड द लास्ट थिंग इज टाइमली बेसिस के ऊपर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म और एनालिसिस किया जाता है। तो जब हम कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन को जानने के लिए कोई एनालिसिस करते हैं तो उसको हम शॉर्ट टर्म एनालिसिस बोलते हैं, और जब हम कंपनी की सॉल्वेंसी पोजीशन को देखने के लिए कोई एनालिसिस करते हैं तो उसको लॉन्ग टर्म एनालिसिस बोला जाता है। तो लिक्विडिटी का मतलब कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को कितने अच्छे से पूरा कर पा रही है, दैट इज शॉर्ट टर्म एनालिसिस। और कंपनी अपनी लॉन्ग टर्म पोजीशन को कैसे मेंटेन कर पा रही है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के लिए कितना अच्छे से फोकस कर रही है, तो दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म एनालिसिस। तो these type of analysis is all about financial statement analysis। अब हम बात करने वाले हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस किया कैसे जाता है, उसके टूल्स क्या हैं, उसके मेथड्स क्या हैं। तो देखिए जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो किया जाता है उसके बहुत सारे टूल्स यूज होते हैं, जैसे कि कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे पहले आता है। कंपैरेटिव में मैं सिर्फ आपको डायग्राम, ये जो टेबल है उसके बारे में बता रहा हूँ कि कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब, जैसे आप देखो 2023-24 लिखा हुआ है, तो उन दोनों के बीच में अमाउंट में कितना चेंज आया, और फिर जो चेंज आया है वो कितने प्रतिशत आया है पिछले साल के कंपैरिजन में, दैट इज कॉल्ड कंपैरेटिव। तो कंपैरेटिव को हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी बोला जाता है, कि जब हम 2 सालों के बीच का कंपैरिजन करते हैं कि पिछले साल क्या था सेल के अंदर और इस साल सेल कितनी है, कितना इंक्रीज नंबर में आया है और कितना इंक्रीज परसेंटेज में आया है, दैट इज कॉल्ड कंपैरेटिव एनालिसिस। जब हम बात करते हैं कॉमन के बारे में, तो कॉमन साइज स्टेटमेंट का मतलब होता है, इसमें हम एक बेस बना लेते हैं, जैसे कि वर्टिकल एनालिसिस में मैंने बोला था कि हम एक सेल फिगर को क्या बना लेते हैं, बेस बना लेते हैं, और फिर सेल के बेसिस पे चेक करते हैं कि कौन सी चीज़ सेल का कितने प्रतिशत है। तो अगर मैं इनकम स्टेटमेंट की बात करूंगा तो सेल बेसिस पे सारा कुछ होता है, और अगर मैं बैलेंस शीट बेसिस पे बात करूंगा तो टोटल एसेट बेसिस पे सारा कुछ किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो तो आप चेक करो ज़रा, यहाँ पे सेल 100% ही रहेगी, लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ COGS, तो मैंने देखा 10 लाख रुपए की सेल है और COGS 6 लाख रुपए है, तो 6 लाख रुपए 10 लाख के कितने प्रतिशत के बराबर है, 60%, मतलब 60,000 के बराबर है। तो कहने का मतलब 60% के बराबर है। तो कहने का मतलब हर आइटम सेल, यानी जो बेस फिगर आपने बनाई है ना, उसके बेसिस पे कितनी डिपेंड कर रही है, उसको चेक करना, उस चीज़ का एनालिसिस करना क्या माना जाता है, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स माना जाता है। फिर आते हैं ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है कि हर साल में आपको एक अमाउंट दे दी जाएगी पर्टिकुलर चीज़ की, जैसे कि मैंने सेल आपको दे दिया यहाँ पे, मैंने कहा सेल आपका 5 लाख है, 6 लाख है, 750 या 9 लाख है। तो हर साल कितना चेंज आया, हर साल कितना कितना चेंज आया, उस चीज़ का ट्रेंड निकालना इज ऑल अबाउट ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड मतलब होता है एक परफॉर्मेंस चेक करना कि आपकी मूवमेंट किस तरह हो रही है। मतलब आप पिछले साल ऊपर जा रहे थे, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए, ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। यानी आपके पर्टिकुलरली जो एक कंसेप्ट, जैसे सेल ले लो या कोई एक्सपेंसेस की बात कर लो, प्रॉफिट की बात कर लो, तो वो पर्टिकुलर चीज़ किस तरह से पिछले सालों से मूव होती आ रही है, उस मूवमेंट को समझना, उस इंक्रीज डिक्रीज को समझना, या उस इंक्रीज डिक्रीज को आइडेंटिफाई करना इज ऑल अबाउट ट्रेंड एनालिसिस। आई होप क्लियर हो गया। फिर आते हैं रेशो एनालिसिस के बारे में। देखिए, रेशो एनालिसिस हमें बताता है रेशोज के बारे में। रेशो किसके बीच में, रेशो दो वेरिएबल्स के बीच में। देखो, दो इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, और उन दो मेन वेरिएबल का आपस में क्या कनेक्शन है, उसके बारे में जो हमें लिंकिंग जो हमें जिस कंसेप्ट के ज़रिए पता चलती है वो है रेशो एनालिसिस। तो रेशो हमें बताता है फाइनेंशियल डेटा, मतलब कहीं ना कहीं कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन को मतलब लिक्विडिटी पोजीशन के बारे में एनालिसिस करने में हेल्प करता है, प्रॉफिटेबिलिटी को जानने में मदद करता है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जो रेशो एनालिसिस है वो हमें बताता है, जैसे करंट रेशो है, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी का रिलेशन कैसा है। मतलब रेशो एनालिसिस हमें बताता है दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन, कि करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग कौन सी चीज़ है। अगर आपकी रेशो 2:1 है तो उसको क्या माना जाता है, आइडल रेशो माना जाता है। 2:1 का मतलब जितनी करंट लाइबिलिटी है उसके 2 गुना करंट एसेट है। तो करंट लाइबिलिटी अगर 1 लाख है तो करंट एसेट्स 2 लाख मानी जाएंगी। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप अपनी सिचुएशन में बहुत अच्छे तरीके से हो, कि अगर आप अपनी लाइबिलिटी पे कर भी देते हो तो भी आपके पास पैसा
बचा हुआ है। तो दिस इज कॉल्ड अबाउट रेशियो एनालिसिस। और फिर लास्ट में हमारे पास एक आती है कैश फ्लो एनालिसिस। देखो 5th नंबर पे है कैश फ्लो एनालिसिस। कैश फ्लो एनालिसिस हमें बताता है कि पूरे साल में कंपनी के अंदर कितना कैश आया और कंपनी से कितना कैश गया, इसके बारे में हमें एनालिसिस करवाया जाता है। और ये जो कैश है ये हम 3 तरीके से जज करते हैं कि मुझे मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के ज़रिए कितना कैश आया और गया, मतलब मैंने जो बिजनेस में काम किया है उसके ज़रिए कितना कैश आया गया। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, मैंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया और कितना पैसा मुझे इन्वेस्टमेंट से रिटर्न मिला है, उसको देखने के लिए इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में कैश देखा जाता है। और फिर कैश फ्लो में कहीं ना कहीं फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी आ जाती हैं। तो 3 चीज़ें आती हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब बिजनेस के कामकाज में से कौन सा, मतलब कितना कैश आया और गया। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का मतलब मैंने कितनी चीज़ें खरीदी, फिक्स एसेट कितनी खरीदी, कितनी बेची, इन्वेस्टमेंट कहाँ करी, कहाँ से कितना रिटर्न आया, इस चीज़ को समझना। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि मैंने अपने शेयर कितने इशू किए, मैंने कितना पैसा वापस किया, मैंने कितना लोन लिया, मैंने कितना डिविडेंड दिया। ये सब आइटम कहाँ आ जाती हैं, जो फाइनेंसिंग रिलेशन के बेसिस पे होती हैं, वो सारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाती हैं। क्लियर। तो कुल मिला के कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें बताता है कि डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी के बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट कैश फ्लो कैसे आया और गया है उसको समझना। मतलब बिजनेस के कामकाज में कितना पैसा आया गया, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट जो किया उसका पैसा इन्वेस्ट कितना हुआ, कितना उसमें से रिटर्न मिला, इन्वेस्टमेंट कितनी, मतलब सॉरी शेयर कैपिटल में कितना पैसा गया और कितना आया, लोन कितना लिया कितना गया, और इन्वेस्टमेंट जो जिन लोगों ने करी है उसको डिविडेंड कितना दिया। ये सब चीज़ों को समझना कैश फ्लो एनालिसिस के ज़रिए हम समझ पाते हैं ये सब चीज़ें। अब कैश और फंड का कंसेप्ट बिल्कुल सिमिलर होता है, बस दोनों में एक चीज़ का फ़र्क होता है कि जो कैश फ्लो एनालिसिस है वो सिर्फ कैश आइटम्स के बारे में बताता है, वो सिर्फ कैश के बारे में क्लैरिटी देता है। लेकिन जो फंड फ्लो एनालिसिस है ना, वो हमें बताता है हमारी वर्किंग कैपिटल के चेंज के बारे में। तो फंड फ्लो एनालिसिस यानी फंड फ्लो हमें किस चीज़ के बारे में क्लियर करता है कि वर्किंग कैपिटल में कितना चेंज आया है और कितना चेंज, मतलब इंक्रीज कितना हुआ है, डिक्रीज कितना हुआ है, यानी मेरे फंड की मूवमेंट क्या है, उस मूवमेंट को हमें कौन क्लियर करता है, दैट इज फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट भी आपका आने वाला चैप्टर है इस मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर, जो हमें ये क्लियर करता है कि वर्किंग कैपिटल जो कि करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी होता है, पूरे साल में पिछले साल कितनी वर्किंग कैपिटल थी, इस साल कितनी वर्किंग कैपिटल है, तो कितना इंक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ, इस चीज़ के बारे में जब हम स्टेटमेंट बनाते हैं तो वो चीज़ स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बन जाती है। और फिर उस चीज़ का इस्तेमाल करके हम क्या बनाते हैं, हम ये समझते हैं कि हमारे लिए फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है। फंड फ्लो स्टेटमेंट मतलब कितना पैसा आया सोर्सेज में और कितना पैसा मैंने कहाँ यूटिलाइज किया है। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट हमें कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल की मूवमेंट का इस्तेमाल करके ये जानने में हेल्प करती है कि अप्लाई कितना किया मैंने पैसा, मतलब कहाँ कहाँ कितना पैसा लगाया है मैंने और कहाँ से कितना पैसा आया है मेरे पास। क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसमें लास्ट में हमें क्या बताया गया, कंपैरेटिव और कॉमन साइज के बीच का छोटा सा डिफरेंस। तो कंपैरेटिव और कॉमन साइज में क्या डिफरेंस है, मैंने अभी आपको ऊपर क्लियर कर दिया कि कॉमन साइज हमें परसेंटेज बताता है, मतलब हर आइटम की एक पर्टिकुलर जो बेस फिगर मैंने बनाई है उसके रिलेशन में क्या परसेंटेज है। जैसे सेल के बेसिस के ऊपर प्रॉफिट कितना कनेक्टेड है, सेल के बेस पे सेल्स रिटर्न कितना कनेक्टेड है, सेल के बेस पे एक्सपेंसेस कितना कनेक्टेड है, ये चीज़ को समझाना। और कंपैरेटिव हमें 2 या 2 से ज़्यादा सालों के बीच का कंपैरिजन करने में हेल्प करता है इन अमाउंट एज वेल एज परसेंटेज। कॉमन साइज में हमें मेन फोकस किस चीज़ पे होता है, एक ही साल के अंदर एक ही मतलब आइटम्स के बीच में कनेक्शन कितना है उस चीज़ को समझने के लिए। और कंपैरेटिव हमें बताता है किसी चीज़ को ट्रेंड को समझने के लिए, मतलब किसी चीज़ के ट्रेंड को समझने के लिए। कॉमन साइज हमें क्या शो करता है, वर्टिकल एनालिसिस के बारे में, मतलब इसमें अगर 1 साल का डेटा भी दिया है तो हम कॉमन साइज कर सकते हैं। पर कंपैरेटिव के अंदर हमें 2 साल का डेटा मिनिमम चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हमें 2 सालों के बीच में कंपैरिजन अगर करना है तो दोनों सालों का डेटा होना कंपलसरी है। फिर उसके बाद कॉमन साइज के अंदर हम ज़्यादातर बेस किसका इस्तेमाल करते हैं, अगर इनकम स्टेटमेंट की बात करोगे तो सेल बेसिस पे सारा कुछ किया जाता है, और अगर अपनी बैलेंस शीट की बात करोगे तो टोटल एसेट और टोटल लाइबिलिटी के बेसिस पे हम जज करते हैं सारी चीज़ों को। और फिर कंपैरेटिव के अंदर क्या आता है,
जितनी भी पुराने साल की फिगर्स होती हैं उनको एज अ बेस फिगर लेकर हम अपनी परसेंटेज को कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना चेंज आया है। ठीक है जी, आई होप अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा कॉमन और कंपैरेटिव का एक डिफरेंस और उसका कंसेप्ट। चलिए, तो यहाँ पे आपका यूनिट नंबर 1 जो है वो क्लियर हो जाता है। बीच में एक रेशियो एनालिसिस के बारे में था थोड़ा सा, तो आई होप वो आप अच्छे से एक एज अ बैकअप प्लान ज़रूर लेके चलिएगा, क्योंकि इतनी बार वो क्वेश्चन आया तो नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन कभी भी आ सकता है, तो एक बार उसको ज़रूर ओवरव्यू लेके जाइएगा, कभी भी आ सकता है। तो इसलिए मैंने उसको बता दिया कि रेशियो एनालिसिस एक बार रीड आउट कर जाइएगा, उसका मैनेजरियल यूज़ क्या है और उसके लिमिटेशंस क्या हैं। हाँ जी, तो देखिए अब आपका नेक्स्ट यूनिट शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट यूनिट में हमारे पास सबसे पहले जो चैप्टर हम कवर करेंगे वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंटिंग। तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंटिंग का सिंपल मीनिंग आप क्या समझते हो? देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंटिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मतलब एक ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम आप बोल सकते हो जिसमें हम डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट सेक्शंस जो ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं ना, उनको रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं उनकी अपनी परफॉर्मेंस के लिए। देखो, अब होता है ना कि जब आप किसी को काम दे रहे हो तो जवाबदारी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, अकाउंटेबिलिटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंटिंग का मतलब क्या है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना हर एक डिपार्टमेंट की उनके अपने पर्टिकुलरिटी स्पेशलिटी के लिए। मतलब जैसे मैंने किसी को कोई काम दिया, तो मैंने कहा भाई ये काम आपका है और आपने ही मुझे उस चीज़ का जवाब देना है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंटिंग एक तरह की अकाउंटेबिलिटी है जिसके अंदर हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को अकाउंटेबल बनाते हैं, रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं उनकी अपनी परफॉर्मेंस के लिए कि वो अपना काम अच्छे से करें, ताकि उनको पता हो कि उन्होंने जो काम करना है उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसमें क्या काम अच्छे से हो जाना चाहिए। क्लियर? कुल मिला के इसका बेसिक आइडिया हमें क्या समझाता है कि एवरी मैनेजर शुड बी रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर व्हाट इज अंडर देयर कंट्रोल। ये भी बोला जाता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंटिंग का सिंपल मतलब ये है कि हर मैनेजर को रिस्पॉन्सिबल बनाना, और रिस्पॉन्सिबल सिर्फ उसी चीज़ के लिए बनाना जो उसके अंडर कंट्रोल है। जैसे सपोज डिफरेंट डिपार्टमेंट में कॉस्ट सेंटर है, मैंने कहा भाई आप लोग सिर्फ कॉस्ट पे ध्यान दोगे, आपको कोई मतलब नहीं है रेवेन्यू क्या चल रहा है। और रेवेन्यू सेंटर को बोलूंगा आपको सिर्फ रेवेन्यू पे ध्यान देना, आपको कोई मतलब नहीं है कॉस्ट में क्या चल रहा है। दैट इज ऑल ओके विद रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंटिंग। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंटिंग करते कैसे हैं, तो उसके बारे में थोड़े स्टेप्स डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स को ढूंढना। सबसे पहला काम क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर ढूंढो, क्योंकि हर बिजनेस के अंदर जनरली 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंटिंग सेंटर तो होते ही हैं। जैसे कि कॉस्ट सेंटर होता है, रेवेन्यू सेंटर होता है, प्रॉफिट सेंटर होता है, इन्वेस्टमेंट सेंटर होता है। ये 4 मेन सेंटर तो आप पढ़ोगे भी आगे, और ये 4 सेंटर हर ऑर्गेनाइजेशन में भी होते हैं। तो सबसे पहला काम होता है कि आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में सेंटर्स में बांटना है हर चीज़ को, कि आपको पता चल सके कि कौन सा सेंटर किस काम के लिए रखा गया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है डिफरेंट डिफरेंट सेंटर, मतलब डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को उनके उनके अपने कंसेप्ट के बेस, मतलब उनके अपने स्पेशलिटी के बेसिस पे जो उनका काम है उस बेसिस के ऊपर। अब जब आपने अपने सेंटर्स को बांट दिया, मतलब कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर हो गया, देन उसके बाद उनका एक टारगेट सेट कर देना है, उनको बता देना है कि आपका क्या काम है, आपने क्या काम करना है, साल के अंदर क्या टारगेट है मेरा, 6 महीने के अंदर क्या टारगेट है मेरा, आपने किस चीज़ पे फोकस करना है। ये उनकी एक ड्यूटी लगा देनी है। पूरे साल में उनकी ड्यूटी लगा दी पहले स्टार्टिंग में। अब पूरे साल उन्होंने काम किया, या जितना टाइम पीरियड मैंने उनको वो काम करने के लिए दिया उन्होंने वो काम किया। मेरा काम क्या है, उस परफॉर्मेंस को मेजर करना। तो सबसे पहले सेंटर बांटकर उनको उनकी ड्यूटी देना, फिर जब उन्होंने ड्यूटी परफॉर्म कर ली, उस ड्यूटी की यानी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस उन्होंने डन करी है उसको मेजर करना, उसको चेक करना कि कितना काम उन्होंने किया। अब मेजर करना है ना, जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि पूरे साल में काम कितना हुआ है, आप कंपेयर कैसे करोगे। तो इसीलिए जो आपने टारगेट दिया था उस बेसिस पे स्टेप नंबर 3 में क्या करोगे, उनकी परफॉर्मेंस की जो उन्होंने करी है ना एक्चुअल परफॉर्मेंस, उसको मेजर करोगे। और फिर जब आपके पास एक्चुअल डेटा भी आ गया, अब आपने स्टैंडर्ड भी जितना सोचा था वो भी आपके पास अवेलेबल है, चौथे स्टेप में हम दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे। तो जो मैंने आपको काम दिया और जो आपने काम किया, उन दोनों के बीच का डिफरेंस आपके नेक्स्ट यानी फोर्थ स्टेप में कंपेयर किया जाएगा। और फिर कंपेयर करके देखा, मतलब कंपैरिजन हो गया, फिर कंपेयर करके ये देखा जाएगा कि कहाँ गलती है, कहाँ ज़्यादा काम हुआ, कहाँ कम हुआ। वेरिएंसेस ढूंढे जाएंगे। वेरिएंसेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पर कहा जाता है कि अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव है तो भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि कहाँ बढ़िया काम किया ये भी पता होना चाहिए, कहाँ कम काम हुआ ये भी पता होना चाहिए।
और इसीलिए जहाँ पे आपको वेरिएंसेस पता चल चुके हैं कि कहाँ पे ज़्यादा कहाँ पे कम या कहाँ पे वर्क करने की ज़रूरत है, तो सिक्स्थ स्टेप में आपको क्या करना है, उसके ऊपर करेक्ट एक्शन भी लेने हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो अब आपके सामने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स है उनका मतलब क्या होता है। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर एक तरह का स्पेसिफिक सेगमेंट और यूनिट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसमें हम उस एरिया के मैनेजर को असाइन करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी और फिर उसकी अकाउंटेबिलिटी को भी लेकर आते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है ये एक ऐसा यूनिट और एक ऐसा स्पेसिफिक सेगमेंट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का, जिसको हमने एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होती है और देन उसको अकाउंटेबल बनाया होता है। अब जनरली हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक रेवेन्यू सेंटर आता है। सबसे पहले रेवेन्यू सेंटर एक ऐसा सेगमेंट होता है जिसमें सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस किया जाता है कि सेल्स कैसे इंक्रीज करनी है। यू नो वेरी वेल, जितनी ज़्यादा सेल इंक्रीज होंगी उतना ज़्यादा आपका रेवेन्यू होगा। जितनी ज़्यादा आपकी सेल इंक्रीज होगी उतना ज़्यादा आपका रेवेन्यू होगा। तो जनरली जो रेवेन्यू सेंटर है उसका मेन काम क्या होता है, जितनी ज़्यादा सेल बढ़ाई जा सकेंगी उतना ज़्यादा रेवेन्यू होने वाला है। तो इसीलिए कोशिश करी जाती है रेवेन्यू सेंटर के द्वारा कि जितना ज़्यादा रेवेन्यू मतलब एक तरह से जितने ज़्यादा इनकम सोर्स पैदा हो सकते हैं उतने ज़्यादा इनकम आपने लेके आनी है, जनरेट करनी है। तो जनरली सेल्स डिपार्टमेंट इसमें आते हैं क्योंकि सेल्स डिपार्टमेंट ही देखता है सेल्स के बारे में। मार्केटिंग डिपार्टमेंट आ जाता है, ठीक है जी। इसके बाद अगला डिपार्टमेंट है कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर, अब देखो जैसे रेवेन्यू का मतलब सिर्फ रेवेन्यू से रिलेटेड है, ऐसे ही कॉस्ट का मतलब सिर्फ कॉस्ट से रिलेटेड है। तो कॉस्ट सेंटर क्या करता है, कॉस्ट सेंटर एक ऐसा सेगमेंट है जो सिर्फ कॉस्ट को ही मैनेज करने का ध्यान कर मतलब कॉस्ट को ही मैनेज करता है। मतलब जो कॉस्ट सेंटर है ना, उसका मेन काम क्या होता है, उसको कोई मतलब नहीं है रेवेन्यू से। उसको बस इतना मतलब है कि जो कॉस्ट लग रही है एक ऑर्गेनाइजेशन में, अगर कहीं पे ज़्यादा कॉस्ट लग रही है तो उसको मैनेज कैसे करना है या कम से कम कॉस्ट के अंदर कैसे काम हो जाना चाहिए, इसका फोकस ये होता है। इसे कोई मतलब नहीं है कि रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। इसका मेन फोकस है कि कंट्रोल करके रखना किस चीज़ को, कंट्रोल कॉस्ट को। और इसमें जनरली मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट कवर करे जाते हैं, इसमें आईटी डिपार्टमेंट आ जाता है, इसमें एचआर जैसे सारे डिपार्टमेंट कवर कर लिए जाते हैं। फिर हमारा प्रॉफिट सेंटर आता है। अब जैसे रेवेन्यू सेल के ऊपर ध्यान देता है, कॉस्ट वाले कॉस्ट पे, प्रोडक्शन कॉस्ट पे ध्यान देते हैं, प्रॉफिट सेंटर सिर्फ प्रॉफिट देखेगा। प्रॉफिट सेंटर दोनों का कॉम्बिनेशन कंबाइन करेगा। मतलब आपको भी पता है कि प्रॉफिट का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू जितना ज़्यादा कॉस्ट से होगा उतना फ़ायदा होने वाला है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट होता है ना, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट होता है ना। तो सिंपल सी बात है, प्रॉफिट डिपार्टमेंट ये ध्यान में रखेगा, प्रॉफिट सेंटर ये ध्यान में रखेगा कि जो कॉस्ट डिपार्टमेंट काम कर रहा है और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट काम कर रहा है उसका कितना फ़ायदा मिल रहा है। मतलब ये जो प्रॉफिट सेंटर है ना, ये इस चीज़ को देखने में ध्यान देगा कि हमेशा रेवेन्यू ज़्यादा होना चाहिए और कॉस्ट कम होनी चाहिए। और ये कब पॉसिबल है, जब ये कंपेयर करेगा दोनों चीज़ों को। और अगर इसे नज़र आ रहा है कि कहीं पे कॉस्ट ज़्यादा है और रेवेन्यू कम है, तो ये दोनों डिपार्टमेंट को बताएगा जाके कि भाई रेवेन्यू वालों तुम अपना रेवेन्यू बढ़ाओ और कॉस्ट वालों तुम अपनी कॉस्ट कम करो ताकि प्रॉफिट हो सके हमारी कंपनी को। तो प्रॉफिट सेंटर का सिंपल सा काम है कि जितना ज़्यादा रेवेन्यू हो सकता है उस चीज़ पे फोकस किया जाए, यानी रेवेन्यू ऑलवेज बी ग्रेटर देन द कॉस्ट। इस चीज़ का फोकस किसके अंदर आता है, प्रॉफिट सेंटर के अंदर कवर किया जाता है। अब इन्वेस्टमेंट सेंटर किस चीज़ पे ध्यान देगा, इन्वेस्टमेंट के बारे में ध्यान देगा। इन्वेस्टमेंट सेंटर देखता है कि हमने जो पैसा बनाया, हमने जो रेवेन्यू बनाया उसको यूटिलाइज कहाँ करना है, हमने जो प्रॉफिट बनाया उसको यूटिलाइज भी तो करना होता है ना कहीं पे, ताकि उसका रिटर्न हमें और ज़्यादा अच्छे से मिल सके। तो इन्वेस्टमेंट सेंटर इसलिए रखा जाता है क्योंकि कंपनी को होता है कि हम अपना पैसा ऐसे ही तो रखें ना, मतलब कि हर कोई चाहता है कि हम अपने पैसे को वेस्ट ना करें, हम ऐसे ही आइडल में ना रखें, उसको कहीं इन्वेस्ट कर देना चाहिए। तो अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो इन्वेस्टमेंट सेंटर इसीलिए रखा जाता है ताकि वो चीज़, मतलब इन्वेस्टमेंट सेंटर देखेगा कि आपका पैसा कहाँ बढ़िया तरीके से इन्वेस्ट किया जा सकता है और कैसे उसमें से बेटर रिटर्न हासिल किए जा सकते हैं। तो इसीलिए जो इन्वेस्टमेंट सेंटर है ना, वो दो चीज़ें यूज़ करता है। सबसे पहले वो ये देखता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। मतलब इन्वेस्टमेंट सेंटर हमेशा दो मेथड यूज़ करता है अपनी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने के लिए, कंपनी की इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न को चेक करने के लिए। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट सेंटर का फोकस होता है आरओआई पे ध्यान देना, इन्वेस्टमेंट के रिटर्न पे ध्यान देना
कि कंपनी ने पैसा कितना लगाना है और उसको रिटर्न कितना मिलने वाला है, इन्वेस्टमेंट सेंटर इस चीज़ पे ध्यान देता है। इन्वेस्टमेंट सेंटर देखता है कि क्या कंपनी का जो नेट ऑपरेटिंग इनकम है और जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने प्रतिशत रिटर्न आपको दे रहा है, ये चीज़ का ध्यान देना। मतलब अगर सपोज कैपिटल, मतलब अगर आप सिर्फ 5 या 10% कमा रहे हो तो फिर थोड़ा सा सोचने वाली बात है। तो कोशिश करी जाती है कि 20 से 30% मिनिमम टारगेट आपका आरओआई का होना चाहिए कि आप कहीं पे भी पैसा लगा रहे हो तो वहाँ से आपको एटलीस्ट मिनिमम 30% 40% पैसा बन रहा होना चाहिए, तब बेनिफिट माना जाता है। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट सेंटर का मेन काम होता है आरओआई को चेक करना, और इसके साथ साथ दूसरा काम होता है ईवा को चेक करना। ईवा मीन्स इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। देखिए, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का मतलब होता है कि जो भी आपने अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा कमाया वो सारा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड में आ जाता है। तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का मतलब जो प्रॉफिट आपने ओवर एंड अबव कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बेसिस पे कमाया वो चीज़ क्या है, आपकी ईवा मान ली जाएगी। अब ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? देखो, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। एक कंपनी को अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना रिटर्न चाहिए, अब वो तो मुझे पता है कि रिटर्न मुझे चाहिए। अब वो देखो, वो रिटर्न इसलिए चाहिए, मिनिमम रिटर्न का मतलब वो रिटर्न इसलिए चाहिए ताकि मैं अपने शेयर होल्डर को उतना पैसा दे सकूं। तो अगर मैं उससे ज़्यादा कमा लेता हूं तो वो मेरे लिए इकोनॉमिक वैल्यू एडेड है, क्योंकि मुझे मेरा प्रॉफिट, सबसे पहले मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर उतना रिटर्न चाहिए ताकि मैं अपना रिटर्न आगे दे भी सकूं किन लोगों को, जिन लोगों ने मुझे पैसे दिए थे। ठीक है, अगर मैं उन लोगों को सारे पैसे दे दूंगा तो मेरे पास कुछ बचेगा नहीं। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट सेंटर इस चीज़ का भी ध्यान देता है कि अगर हम उन लोगों को पैसे दे भी रहे हैं जो हमारे शेयर होल्डर हैं, जो हमारे डिवेंचर होल्डर हैं, अगर मैं उन लोगों को इंटरेस्ट और डिविडेंड दे भी रहा हूं, उसके बावजूद मेरे पास एक्स्ट्रा मनी बची होनी चाहिए, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। तभी एक कंपनी बेनिफिशियल मानी जाती है। तो आई होप अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंटिंग डन हो गया आपका। अब हम बात करने वाले हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का फ़ायदा आपको क्या देखने को मिला, या कैसे हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग को परफॉर्मेंस टूल कह सकते हैं। तो सबसे पहले इसका फ़ायदा होता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आ जाती है, जिससे अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। एफिशिएंसी का मतलब है कि हर एरिया को पता होता है कि अब हमने किस चीज़ पे फोकस करना है, तो एफिशिएंसी इंप्रूव होती नज़र आएगी आपको। कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग से हमें पता होता है कि किस एरिया में कौन सा काम सौंपा गया है, किस एरिया के अंदर क्या चीज़ रखी गई है। तो इवेलुएशन करना बहुत आसान हो जाता है, परफॉर्मेंस की बहुत सारे टूल्स इजीली इस्तेमाल कर लिए जाते हैं और उसका इस्तेमाल करके हम हर चीज़ की परफॉर्मेंस को जल्दी इवेलुएट कर सकते हैं। डेलीगेशन देना आसान हो जाता है, क्योंकि जब हमने हर चीज़ को पर्टिकुलरली डिवाइड कर दिया, हर एक की स्पेशलिटी के हिसाब से उसको बांट दिया, तो हम अपनी पावर को आने वाले समय में जल्दी से डेलीगेट कर सकते हैं। यानी हर किसी को डेलीगेशन देना एक फ़ायदेमंद पॉइंट होता है, क्योंकि अगर उसको लग रहा है कि उसके पास एक अथॉरिटी है किसी चीज़ को करने की, तो वो बहुत काम अच्छे से करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा मैनेजर को काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट के मैनेजर को एक काम दे दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक मैनेजर को होता है कि उसने अपने डिपार्टमेंट को आगे लेके जाना है। तो हर डिपार्टमेंट अपने एरिया को आगे लेके जाने के लिए मोटिवेशन के साथ काम करता है, जब उसके अंदर उसको ये क्लैरिटी हो जाती है कि उसका एक पर्टिकुलर काम क्या है और उसको किस तरह से अपनी कंपनी के अंदर योगदान देना है। इसके बाद प्लानिंग के अंदर भी काफ़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि अब मुझे पता होता है कि कॉस्ट सेंटर कैसा वर्क कर रहा है, प्लानिंग मतलब प्रॉफिट सेंटर कैसे वर्क कर रहा है, इन्वेस्टमेंट सेंटर कैसे वर्क कर रहा है। तो जब मैं डिफरेंट सेंटर का रिजल्ट डिफरेंट डिफरेंट वे में देखूंगा, हर डिपार्टमेंट का रिजल्ट मुझे अलग अलग नज़र आ जाएगा, तो मुझे पता होगा मेरा क्रिटिकल इशू कहाँ पे है, मैंने कहाँ वर्क करना है। तो मैं उस हिसाब से अपनी प्लानिंग कर सकता हूँ। ठीक है जी, उस हिसाब से अपने डिसीजन ले सकता हूँ। और कहीं न कहीं मैनेजर को भी एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है बड़े आराम से, जब अलग से क्लैरिटी हो जाती है हर डिपार्टमेंट की। एंड द लास्ट थिंग इज़ बजटरी कंट्रोल करना भी आसान हो जाता है। मतलब हमें क्लैरिटी हो जाती है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंटिंग है वो कहीं न कहीं बजटरी कंट्रोल से काफ़ी लिंक्ड है। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं बजट्स बनाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि हर डिपार्टमेंट का क्या मेन रोल है। तो स्पेसिफिकली जो कॉस्ट सेंटर है ना, उसको मदद मिल जाती है, या उसकी हेल्प से हम क्या कह सकते हैं कि कहीं न कहीं हमें एक एक कॉस्ट मैनेजमेंट में काफ़ी हेल्प मिलती है। अपने बजट को उस तरीके से हम रेडी कर सकते हैं, कॉस्ट सेंटर्स को समझकर, प्रॉफिट सेंटर को समझकर, तो आने वाले समय में हम अपना खर्चा ना ज़्यादा रखें ना कम रखें, जितना सही है उतना मैनेजेबल हो जाना चाहिए।
सो ये हो गया आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब अगला टॉपिक है आपका प्राइस लेवल अकाउंटिंग। देखिए जी, वैसे तो मैंने इसकी बहुत डिटेल में वीडियो डाली हुई है, तो आपको वहाँ से समझाना बहुत इंपॉर्टेंट होगा या वहाँ से समझो तो बहुत अच्छा होगा, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। चलो, प्राइस लेवल चेंजेस अकाउंटिंग क्या होता है, इसको हम इन्फ्लेशन अकाउंटिंग भी बोलते हैं। तो प्राइस लेवल चेंजेस अकाउंटिंग का मतलब है कि जब हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन जो हो रही है उसके हिसाब से एडजस्ट करते हैं, या उसके हिसाब से जो एडजस्टमेंट करके अपनी नई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनाते हैं, उनको हम प्राइस लेवल चेंजेस अकाउंटिंग बोल देते हैं। इन सिंपल टर्म नई तो नहीं बनाते, बट एक आप ये कह सकते हो कि इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का मतलब है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक जनरल प्राइस लेवल के हिसाब से चेंज करना, मॉडिफाई करना, एडजस्ट करना, ताकि उसमें इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को शो करके अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो ट्रू वैल्यू है उसको शो किया जा सके, ट्रू एंड फेयर व्यू दिया जा सके अपने इन्वेस्टर्स को। ठीक है जी। अब जो प्राइस लेवल है ये क्यों ज़रूरी है, क्यों ये चीज़ दिखाना ज़रूरी है? देखो, आपको भी पता है कि मनी की वैल्यू लगातार चेंज होती रहती है, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ती रहती है, कम होती रहती है कभी कभी। लेकिन ये जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है ना, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पहले इग्नोर कर दिया जाता था, बट नाउ दिस इज कंसीडर्ड हियर, जिसकी वजह से हम अपनी अकाउंटिंग करते हैं, जिसको इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का नाम दिया जाता है। अब क्या फ़ायदा है इस चीज़ का? तो सबसे पहले हिस्टोरिकल कॉस्ट फिगर्स जो है ना, देखो क्यों, मतलब क्यों लेकर आना है आपने, देखो अपना इन्फ्लेशन अकाउंटिंग क्यों लेकर आनी है? क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट फिगर हमें ना क्लैरिटी नहीं देती थी कि प्राइस में कितना चेंज हुआ है। तो जब हम प्राइस का चेंज ही नहीं इग्नोर कर देंगे, प्राइस चेंज इग्नोर कर देंगे, तो रियल फिगर नहीं पता चल पाएगी, रियल प्रॉफिट नहीं पता चल पाएगा। क्लियर? उसके अलावा ऑब्वियसली बात है, अगर आप ट्रू प्रॉफिट जानना चाहते हो तो तब भी प्राइस लेवल इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ। देखो जी, आपको भी पता है कि फिक्स एसेट की वैल्यू बढ़ती रहती है, लेकिन हम बैलेंस शीट में अपनी वैल्यू उसको शो नहीं करते अच्छे से। हम अपनी जो कॉस्ट है उस बेसिस पे ही शो करते हैं सारी चीज़ों को, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन इंपैक्ट इग्नोर हो जाता है और प्रॉफिट पे इंपैक्ट पड़ेगा, फिर आपको पता है इस चीज़ का। तो कहीं ना कहीं ट्रू प्रॉफिट समझने के लिए, आपके आर्टिफिशियली प्रॉफिट कितना बड़ा है उस चीज़ को देखने के लिए, कहीं ना कहीं हम इन्फ्लेशन अकाउंटिंग को यूज़ करते हैं। इसके अलावा प्राइस लेवल चेंजेस अकाउंटिंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि बहुत सारी एसेट जो हैं वो बहुत साल पहले खरीदी हुई होती हैं, जिसकी वजह से वो अंडर वैल्यू हो जाती हैं। मतलब हम उसको इन्फ्लेशन के हिसाब से तो एडजस्ट करते नहीं हैं, तो जिसकी वजह से उनकी वैल्यू अंडर वैल्यू हो जाती है, और कोई चीज़ अगर अंडर वैल्यू रह जाती है तो वो प्रॉफिट पे इम्पैक्ट बहुत नज़र आता है उस चीज़ का। फिर प्राइस लेवल अकाउंटिंग, देखो जी, फोर्थ आपके पास है एडजस्टेड डेप्रीसिएशन रिफ्लेक्ट द ट्रू कॉस्ट ऑफ द यूजिंग एसेट एंड अवॉइड द ओवरस्टेटेड प्रॉफिट। देखो, अगर मैं अपनी डेप्रीसिएशन को हिस्टोरिकल बेस पे ख़त्म करके उसको एडजस्टमेंट के साथ लेकर आ जाऊं, मतलब एडजस्टेड डेप्रीसिएशन मतलब इन्फ्लेशन के हिसाब से उसको एडजस्ट कर दूंगा, तो कहीं ना कहीं मेरी एसेट की वैल्यू पे ट्रू वैल्यू दिखनी नज़र आ जाएगी, मतलब ओवर स्टेटेड जो प्रॉफिट है। देखो सिंपल सी बात बताता हूँ, देखो सिंपल सी बात ये है कि अगर किसी एसेट की वैल्यू इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ जाएगी तो उसकी डेप्रिसिएशन भी बढ़ जाएगी। तो जब किसी चीज़ की डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो कहीं ना कहीं इसलिए बोला जाता है कि डेप्रिसिएशन भी अगर करेक्ट मेथड के साथ कैलकुलेट करी जाएगी, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट लेके कैलकुलेट करी जाएगी, तो ओवर स्टेट जो प्रॉफिट हमें दिख रहे हैं ना आज के समय में, वो सही दिखेंगे फिर हमें। क्लियर? PLA कन्वर्ट द फिगर इनटू सेम लेवल वैल्यू फॉर द फेयर कंपैरिजन। आपको कंपैरिजन करना भी आसान हो जाता है, क्योंकि जब हमें पता है कि आज की वैल्यू कल के मुताबिक कितनी चेंज हुई है, तो हम उस हिसाब से अपनी एनालिसिस को समझ सकते हैं ना, उस हिसाब से अपना कंपैरिजन कर सकते हैं ना। क्योंकि डिफरेंट, सपोज करो एक कंपनी इन्फ्लेशन अकाउंट यूज़ करती है, दूसरी नहीं करती, तो वहाँ पे दिक्कत आने वाली है, तो वो लिमिटेशन है। लेकिन अगर सपोज वो कर रही है, हम भी उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन करना आसान हो जाएगा। क्लियर? बजटिंग प्राइसिंग रिक्वायर द प्रॉफिट डेटा विच आर अवेलेबल ओनली ऑन द एडजस्टमेंट। देखो जी, ऑब्वियसली बात है, अगर मैं बजट की बात करूँ, प्राइसिंग की बात करूँ, या कोई आप बात कर लो इन्वेस्टमेंट की बात कर लो, उनको ना, देखो बजट वगैरह हमेशा आप किस वैल्यू पे बनाना पसंद करोगे? रियल वैल्यू पे बनाना पसंद करोगे ना। तो अगर रियल वैल्यू ही शो नहीं है तो आपके पास बजट भी गलत बन जाएंगे।
तो इसलिए बोला जाता है कि प्राइस लेवल अकाउंटिंग हमें रियल फिगर दिखाती हैं और रियल फिगर का हम इस्तेमाल कर लेते हैं अपनी वैल्यूज़ को एडजस्ट करने के लिए और उससे हमें काफ़ी मदद मिलती है फिर अपने बजट वगैरह बनाने के लिए, अपने प्राइसिंग को डिसाइड करने के लिए। ठीक है जी। और कहीं ना कहीं लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोजेक्ट करने के लिए हम पुरानी फिगर का अगर इस्तेमाल करेंगे तो बड़े लंबे समय तक हमें गलत काम मिल जाए, मतलब गलत हो जाएगा हमारा सारा काम। देखो अगर मैं पुरानी फिगर मेरी गलत है तो अगर मैं उसके बेसिस पे लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर लूंगा तो वो भी बकवास हो जाएगी, वो भी खराब हो जाएगी। इसलिए बोला जाता है कि करंट मार्केट वैल्यू बेसिस पे सारी वैल्यू एडजस्ट कर दोगे ना अगर आप इन्फ्लेशन के साथ, तो आपको ट्रू चीज़ें दिखेंगी और उस बेसिस पे अगर प्लानिंग करोगे तो कुछ भी गलत नहीं होगा। तो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग इन पर्पस के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आपको क्या मेथड्स मिलते हैं इसको डिटरमिन करने के लिए? तो देखो प्राइस लेवल अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहले आता है सीपीपी मेथड। सीपीपी मेथड मतलब करंट परचेजिंग पावर मेथड है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जितनी भी हमारी बैलेंस शीट में एसेट्स होती हैं, मतलब जितनी भी हमारे पास आइटम है, एसेट है, लाइबिलिटी है, रेवेन्यू है, एक्सपेंस है, उसको एक जनरल प्राइस इंडेक्स की वैल्यू होती है, उसके ज़रिए इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके हम रियल फिगर आज के समय में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर आप इसमें देखोगे तो कन्वर्जन फैक्टर का मतलब क्या है? कन्वर्जन फैक्टर का मतलब है आज के प्राइस का इंडेक्स डिवाइडेड बाय कल के प्राइस का इंडेक्स। जो भी आंसर आएगा उसको कन्वर्टेड वैल्यू के साथ, मतलब उसको हिस्टोरिकल फिगर के साथ जब आप कन्वर्ट कर दोगे, मतलब मल्टीप्लाई कर दोगे, तो हमें क्या पता चल जाएगी? कन्वर्टेड फिगर पता चल जाएगी। मतलब आपको करना क्या है इस मेथड के अंदर? इस मेथड के अंदर हमें सबसे पहले जो आज की इन्फ्लेशन वैल्यू है और जो जिस साल में हमने उस चीज़ को खरीदा था या बनाया था उस साल की वैल्यू से डिवाइड कर देना है। जो आंसर आएगा उसको अपनी कॉस्ट वैल्यू के साथ हिस्टोरिकल वैल्यू से जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसमें इन्फ्लेशन इम्पैक्ट अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन याद रखना, हमने सिर्फ नॉन मॉनेटरी आइटम्स को रीस्टेट करना है, मॉनेटरी आइटम्स को इसमें नहीं रखा जाता। एक चीज़ याद रख लो, यहाँ पे क्या बोला मैंने? मॉनेटरी आइटम्स को इग्नोर कर दिया जाता है सीपी मेथड के अंदर। हम सिर्फ नॉन मॉनेटरी आइटम जैसे कि फिक्स एसेट, जैसे कि इन्वेंट्री, जैसे कि इक्विटी, इन चीज़ों को ही क्या करते हैं? नॉन मॉनेटरी आइटम्स को कंसीडर करते हैं। बाकी कोई भी मॉनेटरी आइटम को जैसे कि कैश, डेटर, इन चीज़ों को हम इसमें कन्वर्ट नहीं करते। अब देखिए इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स करी जाती हैं सीपीपी मेथड में। तो कॉस्ट ऑफ सेल और इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट्स को डन किया जाता है और ये दो जो चीज़ें हैं ये हम फीफो और लीफो मेथड के ज़रिए डन करते हैं। तो देखो फीफो मेथड एक वेरी सिंपल थिंग है कि जो कॉस्ट ऑफ सेल या फिर आप क्लोजिंग स्टॉक की पहले बात कर लो मेरे यहाँ पे पहले देखो, अगर आप डिटेल में एग्जांपल लेना चाहते हो ना, ये 5 मार्क में क्वेश्चन आया हुआ है वैसे। अगर आप डिटेल में एग्जांपल लेना चाहते हो तो मेन वीडियो की तरफ देख लेना एक बार, वहाँ से आइडिया हो जाएगा। अदरवाइज बस आपको यहाँ पे ये क्लैरिटी लेके चलना है, फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब ये होगा कि क्लोजिंग स्टॉक जो आपका बचेगा उसमें कभी भी ओपनिंग स्टॉक तो नहीं होने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम नए साल में पहुंचेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या होगा कि जब मैंने सबसे पहले कोई सामान बेचा होगा तो वो ओपनिंग स्टॉक में से ही बेचा होगा। एम आई राइट? तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक में कभी भी ओपनिंग स्टॉक इन्वॉल्व नहीं होने वाला है जब आप फीफो मेथड की बात करोगे। और इसका मतलब ये है कि जो परचेजेज हैं उसी में से कुछ ना कुछ बैलेंस बचा होगा। लेकिन अगर मैं लीफो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे बात करूं तो क्या कहोगे? तो आप ये कह सकते हो कि वहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, वहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका मतलब क्या होगा? लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब मान के चलो कि मेरे पास इस साल का कोई ओपनिंग स्टॉक है, अब मैंने इसी साल कोई सामान भी खरीद लिया, तो जब मैं कोई सेल करूँगा ना तो मैंने जो सामान लास्ट में खरीदा है उसमें से पहले सेल करूँगा और जो पहले खरीदा था उसको यूज़ ही नहीं करूँगा। अब मेरी बात समझो, अगर साल में जो आपने सामान परचेज किया उसके बाद सेल करोगे तो सेल में हम किस चीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं? परचेज को इंक्लूड कर सकते हैं, पर उसमें कभी भी ओपनिंग स्टॉक इंक्लूड नहीं होने वाला, क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है कि जो चीज़ लास्ट में आई होगी उसमें से पहले सेल किया गया होगा। इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक शायद कभी यूज़ ही ना हुआ हो। तो इसीलिए जो क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है ना लीफो मेथड में, उसमें ज़्यादातर केसेस में ओपनिंग स्टॉक इन्वॉल्व होता है। तो अगर मैं फीफो मेथड की बात करूंगा तो उस केस में अगर हम बात करें तो क्लोजिंग स्टॉक में हमेशा ओपनिंग स्टॉक कभी नहीं होगा, सिर्फ परचेजेस का ही बैलेंस बचा होगा। लेकिन अगर मैं इस साल परचेज और ओपनिंग स्टॉक मेरे पास दोनों है और लीफो मेथड इस्तेमाल कर रहा हूं तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक के अंदर ओपनिंग स्टॉक इन्वॉल्व होगा।
क्योंकि वहाँ पे वो चीज़ बेची नहीं जाती, जो परचेज़ किया जाता है वो पहले बेचा जाता है और ओपनिंग स्टॉक ही रहता रह जाता है। ये लीफो मेथड का रूल है। अब इसके बाद हम एक और एडजस्टमेंट करते हैं जिसके बेस पे बात आती है कि नेट प्रॉफिट को जानना कैसे है। देखिए, अगर मैं बात करूं अब सीपीपी मेथड में आपने सीखा क्या या देखा क्या अभी तक कि सीपीपी मेथड में क्या करा जाएगा। सबसे पहले कन्वर्ट कर दिया जाएगा हर एक फिगर को उसकी जनरल प्राइस इंडेक्स के साथ। फिर हम इसमें एडजस्टमेंट भी करेंगे एक कॉस्ट ऑफ सेल और इन्वेंट्री के बारे में। और फिर मैंने अब आपको बताना है कि नेट प्रॉफिट का भी आपने एक असरटेनमेंट करना है कि नेट प्रॉफिट भी आपको दोबारा से देखना पड़ेगा। और उसको देखने के दो तरीके हो सकते हैं जब आप सीपीपी मेथड इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये बोला जाता है कि दो मेथड में सबसे पहले आता है नेट चेंज मेथड और दूसरा आता है चेंज इन इनकम मेथड। तो देखो जी, जो नेट चेंज मेथड होता है ना, उसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों दोनों जो हमारे पास बैलेंस होते हैं ना, ओपनिंग और क्लोजिंग, उन दोनों को ही कन्वर्ट कर दिया जाता है सीपीपी टर्म्स के अंदर अंदर। और जो क्लोजिंग बैलेंस होता है ना, क्लोजिंग बैलेंस शीट होती है, उसमें जनरली सिर्फ नॉन मॉनिटरी आइटम्स कंसीडर होती हैं, मॉनिटरी आइटम्स को कंसीडर नहीं किया जाता। ये मैंने आपको बता दिया है, ये नेट चेंज मेथड होता है। पर अगर मैं इनकम चेंज मेथड की बात करता हूं तो वहां पे पूरी की पूरी इनकम स्टेटमेंट की हर एक आइटम को हम सीपीपी टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड चेंज इन इनकम मेथड। ये हो गया आपका सीपीपी मेथड। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सीसीए मेथड यानी करंट कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक के बारे में। तो जो करंट कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक है उसका मतलब क्या होता है, अपनी एसेट एंड लाइबिलिटीज को यू कैन से करंट रिप्लेसमेंट लेवल के बेसिस पे चेंज करना रादर देन जनरल प्राइस इंडेक्स। देखो, इस मेथड का ये मानना है कि देखो, जनरल प्राइस इंडेक्स जो बना हुआ है उस बेसिस को छोड़कर आपकी जो आज की करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट बनती है ना उस चीज को चेंज करने की, उसके बेसिस पे आप अपनी वैल्यू को एडजस्ट कर लो। तो दैट इज कॉल्ड करंट कॉस्ट रिप्लेसिंग मेथड, अकाउंटिंग मेथड। ठीक है। तो इसमें अब रिप्लेसमेंट की बात हो रही है तो इसलिए एडजस्टमेंट भी किस चीज की करवाई गई होगी, रिप्लेसमेंट की करवाई गई होगी। तो सीसीए मेथड में ये बोला जाता है कि जितनी भी फिक्स एसेट्स है ना, उसको अगर आप एडजस्ट करना चाहते हो ना तो आपको वैल्यू टू बिजनेस में दिखाना पड़ेगा। मतलब एक बिजनेस वैल्यू में हर चीज़ को दिखाना पड़ेगा। अब आपके माइंड में आएगा, सर ये बिजनेस वैल्यू क्या होता है। बिजनेस वैल्यू निकालने के लिए आपको तीन मेथड दिए गए हैं, दैट इज नेट करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू और नेट रिकवरेबल वैल्यू। तीनों का एक सिंपल मीनिंग क्या है। करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू का मतलब अगर मैंने कोई चीज़ पहले खरीदी थी उसकी आज की क्या वैल्यू बनती है, दैट इज कॉल्ड करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू मतलब अगर मेरे पास कोई पुरानी एसेट मैं आज बेच देता हूं तो बेचने पर मुझे उसका क्या मिलेगा। और रिकवरेबल वैल्यू मतलब कि अगर मेरे पास आज कोई एसेट है तो कल को अगर मैं उसको यूज़ कर लेता हूं, जितने भी साल उसके बचते हैं, तो उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू क्या बन रही है, तो दैट इज नेट रिकवरेबल वैल्यू। तो तीनों का एक डिफरेंस क्या हो गया। रिप्लेसमेंट वैल्यू पे बात करोगे तो रिप्लेसमेंट मेथड आ जाएगा। रियलाइजेबल वैल्यू मतलब बेचकर कितना पैसा मिलेगा। और नेट रिकवरेबल वैल्यू का मतलब है कि आने वाले समय का जो बेनिफिट है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के जो वैल्यू बनेगी वही आपकी वैल्यू टू बिजनेस माना जाएगा। डेप्रीसिएशन का क्या रोल है। तो कहा जाता है सीसीए मेथड में अगर आप डिप्रीसिएशन के बारे में भी एडजस्टमेंट करना चाहते हो तो सीसीए मेथड के अकॉर्डिंग जो डेप्रीसिएशन आपको चाहिए और जो आपने डेप्रीसिएशन ली हुई है उन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। और एडजस्ट आपने कैसे करना है, पी एंड एल अकाउंट डेबिटेड टू सीसीआर अकाउंट में डालना है। करंट कॉस्ट रिजर्व अकाउंट होता है उसके अंदर आपने क्या कर देना है, उसको ट्रांसफर कर देना है, ये याद रखिएगा। चलिए, अब इसके बाद एक और एडजस्टमेंट आती है कॉस्ट ऑफ सेल के बारे में। उसके लिए आपको एक फॉर्मूला दिया गया है कॉसा, उसको कॉसा बोलते हैं, COS से कॉसा। तो कॉस्ट ऑफ सेल एडजस्टमेंट जिसको बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर दो और फिर इन दोनों का जो आंसर है उसके डिफरेंस को आपने माइनस करना है किसके साथ, मतलब इसमें से क्या माइनस करना है, एवरेज इंडेक्स वैल्यू जो आपको दी होगी उसको मल्टीप्लाई करना है क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय क्लोजिंग इंडेक्स मल्टीप्लाई माइनस ओपनिंग स्टॉक डिवाइड बाय ओपनिंग इंडेक्स। तो ये जो फॉर्मूला है बस आपको वो याद रखना है। इस फॉर्मूले के बेसिस पे जो आंसर आएगा उतनी वैल्यू हमने अपनी कॉस्ट ऑफ सेल में एडजस्ट करनी है एज पर CCA टर्म्स फॉर द पर्पज ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है जी। और लास्ट में जो गियरिंग एडजस्टमेंट दी हुई है ना, गियरिंग का मतलब क्या होता है। गियरिंग का मतलब होता है कि जब एक आपकी कैपिटल में सिर्फ आपको बोरोइंग कैपिटल के बारे में बात कर रहे हो आप, मेरे कहने का मतलब ये है कि
ये जो एडजस्टमेंट होती है ना, गियरिंग एडजस्टमेंट, ये सिर्फ तब होती है जब आपकी कैपिटल में सिर्फ बोरोइंग कैपिटल होती है, उसमें इक्विटी नहीं होती। ठीक है जी। तो गियरिंग एडजस्टमेंट जनरली कब की जाती है? जब आप बोरोइंग्स देखना चाहते हो कि टोटल कैपिटल में बोरोइंग्स कितने परसेंट है, या कितना परसेंट आपका बोरोइंग आपकी कैपिटल में है, मींस कितना परसेंट आपने बाहर से बोरो किया है पैसा, उस चीज़ को जब आप जानना चाहते हो कि कंपनी एक्सटर्नल बोरोइंग पे कितना डिपेंड कर रही है, तो दैट इज कॉल्ड गियरिंग एडजस्टमेंट। ठीक है जी। फिर लास्ट में एक मेथड आता है एनआरवीए मेथड, जिसको नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड भी बोला जाता है। तो देखो जी, इसका मतलब ये होता है कि आज आप किसी चीज़ को बेच रहे हो, ठीक है? मतलब कहने का मतलब, अगर आप किसी चीज़ को बंद करके उस चीज़ को बेचने की कोशिश करते, मतलब एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन यू कैन से, मतलब यू कैन से दैट कि दिस वैल्यू कैन बी ऑब्टेन्ड करंटली बाय सेलिंग एन एसेट अंडर ऑर्डरली कंडीशन रादर देन फोर्स्ड लिक्विडेशन। इट इज़ बेस्ड ऑन रियलाइजेबल इनकम नॉट रियलाइज्ड इनकम। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि आप ये मान के चलते हो, कि मान के चलो कि आज के आज मैं बंद होने वाला हूं, या आज के आज मैं, मेरी बुरी हालत है, तो अगर मैं आज के आज बंद हो जाता हूं या मेरे बिजनेस बंद हो जाता है, तो वहां पे मुझे क्या वैल्यू मिलेगी इन चीज़ों की, उस बेसिस पे जो वैल्यू निकाली जाती है उसी को हम नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड बोल देते हैं। और वही वैल्यू सीपीपी टर्म्स में, मतलब सीसीए टर्म्स में एडजस्ट करी जाती है इन्फ्लेशन के कंसेप्ट में। ठीक है। मतलब इसमें लिक्विडेशन हुई नहीं है, उसको इमेजिन किया जाता है कि अगर हम गोइंग कंसर्न नहीं है अपने आगे, मतलब हमारा अगला साल नहीं आने वाला है, तो उस हिसाब से हमारी चीज़ों की क्या वैल्यू बनेगी, वो इसमें कंसीडर करी जाती है। आई होप क्लियर हो गया। अब फिर भी कुछ लिमिटेशंस इसमें कवर करी जाती हैं। तो सबसे पहले ये काम जो है बहुत कॉम्प्लेक्स है, और दूसरा सब्जेक्टिविटी इसमें बहुत आती है। मतलब लोगों, मतलब कह लो जो मैनेजमेंट है वो अपनी जजमेंट ले लेता है, मतलब कह लो कभी रिप्लेसमेंट कॉस्ट अपने मतलब से ले लिया, कभी जो जनरल प्राइस इंडेक्स है उसकी अपने नंबर से वैल्यू ले ली, कोई रियलिटी है ही नहीं उस चीज़ की। इसके अलावा कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल है। ऐसा क्यों सर? अरे भाई, सपोज आप इन्फ्लेशन मेथड यूज़ कर रहे हो, दूसरा नहीं कर रहा है, तो जो बंदा नहीं, जो कंपनी नहीं कर रही है वहाँ पे आप इन्फ्लेशन यूज़ कर रहे हो, वो नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो कंपैरिजन इज नॉट, इफ कंपैरिजन इज डिफिकल्ट। क्योंकि ये कोरा कंपलसरी तो है नहीं ना कि आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। मतलब आप अपने लेवल पे अपनी खुशी के लिए कर रहे हो कि ट्रू प्रॉफिट दिखाना है, पर दूसरी कंपनी चाहती है कि हमने तो कभी ट्रू प्रॉफिट दिखाना ही नहीं है, तो वो नहीं करेगी एडजस्ट, तो आप कैसे कंपेयर कर पाओगे, राइट? फिर इसके अलावा जो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग ना, आपने कभी सुना कि आजकल इन्फ्लेशन अकाउंटिंग आपसे करवाई जाती है? अरे नहीं, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल ही नहीं ज़्यादा मानी जाती, इसलिए ये भी एक लिमिटेशन है। और सबसे ज़्यादा अगर आपने इस काम को नहीं किया तो जो प्रॉफिट है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपको नजर आएगा, इन्वेस्टर के परसेप्शन बदलते रहेंगे, और सबसे ज़्यादा जब ट्रू प्रॉफिट नहीं शो होता है तो इन्वेस्टर पे ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये कुछ पीएलएल के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दे दी। अब आपका सेकेंड लास्ट टॉपिक है एचआरए, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, और ये मैंने रिसेंट वीडियो डाली है, तो आई रिकमेंडेड टू यू कि वहाँ पे भी अगर आपने 10 मिनट यहाँ लगाने, वहाँ पे भी लग जाएंगे, तो बराबर टाइमिंग है, वहाँ से अच्छे से सुन सकते हो। लेकिन स्टिल मेरा काम है यहाँ पे आपको थोड़ा ओवरव्यू देकर इस चीज़ को क्लियर करना। तो जल्दी से देखते हैं एचआरए का मतलब। तो एचआरए दैट इज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। जब हम अपने ह्यूमन रिसोर्स का रिकॉर्ड रेडी करते हैं, उसकी वैल्यू आइडेंटिफाई करते हैं, उसको रिपोर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का सिंपल मतलब है अपने पीपल की मनी वैल्यू देखना, कि आपका जो रिसोर्स आपने लगाया है, आपने जो एम्प्लॉयज अपने बिजनेस में लगाए हैं, वो आपको कितना रिटर्न देते हैं, इस चीज को फाइंड आउट करना, वो आपके लिए कितना वैल्यूएबल है, इस चीज को मेजर करना। ठीक है जी। तो इस चीज को करने के लिए उन्होंने आपको दो मेथड दिए हैं, एक कॉस्ट मेथड होते हैं, एक वैल्यू बेस्ड मॉडल होते हैं। कॉस्ट बेस्ड मॉडल में बोला गया है 3 तरह के मेथड आते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मॉडल एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मॉडल। देखिए जी, हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल का सिंपल सा मतलब ये है कि आप इसके अंदर क्या करते हो, इसके अंदर हम जितने भी हमारे पुराने, मतलब किसी एक एम्प्लॉय को रखने के लिए रिक्रूटमेंट कॉस्ट लगी, जितनी हायरिंग कॉस्ट लगी, मतलब आपने ऑलरेडी जिस एम्प्लॉयज़ को रखा हुआ है ना, उनकी वैल्यू को समझने के लिए आप क्या करते हो कि उस एम्प्लॉय को रखने की कितनी कॉस्ट बनी, उस एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देने की कितनी कॉस्ट बनी, तो इन सब खर्चों को आप क्या कर लेते हो, ऐड कर लेते हो, और वही आपकी क्या मान ली जाती है, वैल्यू मान ली जाती है, एचआरए की वैल्यू मान ली जाती है। और फिर आप क्या करते हो, उसको एज एन एसेट बैलेंस शीट में ट्रीट कर देते हो,
और हर साल उस एसेट का एमोरेटाइजेशन का जो खर्चा है वो एज अ अपने आप P&L में डाल देते हो। क्लियर। दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास रिप्लेसमेंट कॉस्ट मॉडल। रिप्लेसमेंट कॉस्ट मॉडल का मतलब है कि हम एम्प्लॉय की वैल्यू आज क्या बन रही है, मतलब मेरे पास अगर कोई पुराना एम्प्लॉय है, अगर मैं उसकी आज की वैल्यू देखना चाहता हूं कि अगर मैं आज उस पुराने एम्प्लॉय को किसी नए एम्प्लॉय से रिप्लेस करने वाला हूं तो मुझे क्या कॉस्ट लगने वाली है। सपोज करो पुराने एम्प्लॉय को जाने देने के लिए हो सकता है कि प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसका नुकसान हुआ, वो भी देखना पड़ेगा। नए एम्प्लॉय लेकर आऊँगा तो क्या पता उनको ट्रेनिंग देने पड़े, वो खर्चा लगेगा, उसको रिक्रूटमेंट करवाने का खर्चा लगेगा। तो ये जो खर्चे हैं इन सब का सम क्या माना जाएगा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट माना जाएगा। तो कुल मिला के आज जो रिक्रूटमेंट कर रहे हो उस रिप्लेसमेंट के बेसिस के ऊपर, उस नए बंदे को जो ट्रेनिंग देने वाले हो उसका एक्सपीरियंस इतना नहीं होगा, तो एक्सपीरियंस बिल्डअप करने की कोशिश करोगे। प्रोडक्टिविटी लॉस्ट हुई होगी तो उसका खर्चा ले लोगे बीच में, एम आई राइट। फिर उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मॉडल आ जाता है। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मॉडल में क्या आता है कि एक एम्प्लॉई है ना, उसकी वैल्यू जब नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव बेसिस पे जज करी जाती है। देखो अब एक एम्प्लॉई दो डिपार्टमेंट में तो एक साथ काम कर नहीं सकता, तो वेरी सिंपल है कि उसको एक ही डिपार्टमेंट में लगाना पड़ेगा। अब अगर वो दोनों डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा है तो एक डिपार्टमेंट में ना लगाकर दूसरे डिपार्टमेंट में उसको लगाना, तो जिस डिपार्टमेंट में ना लगाने की वजह से आपको नुकसान या आपको कमी महसूस हो रही है, तो जितनी कॉस्ट उस चीज़ की बियर करनी पड़ेगी वही कॉस्ट आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मान ली जाएगी। और वही वैल्यू अपॉर्चुनिटी की जो वैल्यू है जो आपको फॉरगॉन करनी पड़ी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के बीच में सिलेक्शन करने के लिए, तो वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो आपने फॉरगॉन करी है नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव को ढूंढने के लिए, वो चीज़ क्या मानी जाएगी, आपकी HR की वैल्यू मानी जाएगी। तो आई होप तीनों कॉस्ट मॉडल अच्छे से क्लियर हैं। अब आपके पास आते हैं HRA वैल्यू मॉडल। देखो जी वैल्यू मॉडल में क्या आता है, हार्मेंसन मॉडल सबसे पहले आता है जिसमें हम ये देखते हैं कि जितना हमने खर्चा किया उसको छोड़कर उस खर्चे के बाद उस एम्प्लॉय ने मुझे क्या वैल्यू क्रिएट करके दी है उस वैल्यू को समझना। तो हार्मेंसन मॉडल ने बोला कि देखो जी, हार्मेंसन मॉडल का ये मानना था कि जो भी एक एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम कर रहा है ना, वो हमारे लिए गुडविल की तरह काम कर रहा है, एक गुडविल की तरह वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बैठा हुआ है। तो इसीलिए जो भी एम्प्लॉय जितनी हमारे लिए गुडविल जनरेट करेगा वही उसकी HR वैल्यू मान ली जाएगी। तो ये हार्मेंसन का मानना था। फिर उसने एक और उसने दो मेथड सजेस्ट कर दिए इस केस में। उसने बोला ऐसा करो, दो मेथड से इसकी वैल्यू निकाल सकते हो आप। सबसे पहले अनपरचेज गुडविल। देखो जी सबसे पहले उसने ये बोला कि मान के चलो एक एम्प्लॉय के आने के बाद आपकी कंपनी ने अगर 18% प्रॉफिट कमाया और इंडस्ट्री में 12% प्रॉफिट चल रहा है। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए आपकी कंपनी का प्रॉफिट 18% है और आपने इंडस्ट्री में देखा 12% है और कैपिटलाइजेशन फैक्टर 5% और 5 रुपये है और 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स है। तो आपने वैल्यू कैसे निकालनी है, तो आपको बताया गया कि जितना आपने कमाया और जितना इंडस्ट्री के बीच का डिफरेंस है वो 6% है ना। तो आपको ये बोला गया कि उस एम्प्लॉय के आने के बाद आपका 6% चेंज आया, आपने उसको कैपिटलाइजेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके देख लेना है कि कितने परसेंट वैल्यू बन रही है उस गुडविल की। तो आपने देखा कि कैपिटल का 30% बन रहा है जो उस एम्प्लॉय की वजह उस एम्प्लॉय के आने के बाद हमारी कंपनी को मिला है। तो हार्मेंसन का मानना है कि एक एम्प्लॉय के आने के बाद उसकी आने के बाद हमारी कैपिटल में कितना चेंज आया, हमारे रिजल्ट्स में कितना चेंज आया, गुडविल कितनी जनरेट हुई है, उसी वैल्यू को हम क्या मान लेंगे, हमारी HR की वैल्यू मान लेंगे। और फिर उसने एक छोटा सा अलग से एक और मेथड दे दिया जिसको एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू भी मेथड बोलते हैं। उसमें ये बोला उसने कि जितना हम ये सोच सकते हैं ना कि वो एम्प्लॉय हमें फ्यूचर में प्रॉफिट देने वाला है, उसी फ्यूचर बेनिफिट जो उसने लेने हैं या जो उसने हमें देने हैं उस चीज़ की प्रेजेंट वैल्यू क्या मान ली जाएगी, दैट इज़ अवर एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू मान ली जाएगी। ठीक है जी, और वही चीज़ HR की वैल्यू बन जाएगी। देन हमारे पास आता है लेव एंड स्केवर्ट मॉडल। देखो लेव एंड स्केवर्ट्स मॉडल ने प्रेजेंट वैल्यू को यूज़ किया है। इसका मानना ये था कि जो HR की वैल्यू होती है ना, दैट इज ऑल डिपेंड ऑन द फ्यूचर सैलरी वी आर गिविंग टू द एम्प्लॉय एंड फ्यूचर बेनिफिट्स वी आर गिवन टू द एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय को क्या फ्यूचर में सैलरी दी जा रही है और क्या उसको फ्यूचर में बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, उन सब का टोटल करके उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो बनेगी वही हमारे लिए लेव एंड स्केवर्ट मॉडल की वैल्यू मानी जाएगी। मतलब वही हमारे HR की वैल्यू मानी जाएगी। इस मॉडल का ये कहना है जितना बेनिफिट आप एक एम्प्लॉय को देने वाले हो, जितनी सैलरी आप उसको देने वाले हो, उस चीज़ की प्रेजेंट वैल्यू ही क्या कंसीडर कर ली जाएगी, आपकी HR वैल्यू कंसीडर कर ली जाएगी। ये इसने आपको बताया।
क्लियर हो गया पॉइंट। फिर उसके बाद फ्लैमहोल्ड्स ने क्या बोला? फ्लैमहोल्ड्स ने बोला कि देखो जी, एम्प्लॉय को ना डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस देकर फिर जज करो कि उसकी क्या वैल्यू बनती है। मतलब फ्लैमहोल्ड्स का ये मानना था कि एक एम्प्लॉय अगर आया है ना कंपनी में, तो वो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे काम करेगा ही करेगा। तो एक एम्प्लॉय जब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जा सकता है, नहीं जा सकता है, उसकी ना एक प्रोबेबिलिटी निकालो। मतलब एक एम्प्लॉय के एक्सपीरियंस को देखकर, एक एम्प्लॉय की कैपेबिलिटी को देखकर ये जज करो कि वो किस पोजीशन पे कितने लेवल पे जा सकता है। तो आपको मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देने की कोशिश करी है। जो फ्लैमहोल्ड्स ने बोला कि मान के चलो एक एम्प्लॉय मैंने रखना है और मुझे पता है कि वो बहुत कैपेबल है, तो मैंने देखा उसके सीनियर मैनेजर के जाने की कैपेबिलिटी 20% है, मैनेजर पर पहुंचने की कैपेबिलिटी 50% है, और एज अ कि वो हमारी जॉब को छोड़ के चला जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी 20% है। तो मैंने कहा कि देखो जी, एक सीनियर मैनेजर के ऊपर अगर मैं उसको मतलब अगर मैं उसको पैसा दे रहा हूं तो 12 लाख की वैल्यू बनती है, मैनेजर के केस में 8 लाख की वैल्यू बनती है, और मान के चलो लीव कर देगा जॉब तो फिर तो कोई वैल्यू ही नहीं बनेगी मेरी। तो आपने जितनी वैल्यू एक पोजीशन की रखी हुई है ना, उस पोजीशन की वैल्यू को उस प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करके जो आपकी वैल्यू बनेगी वही आपकी एचआर वैल्यू मानी जाएगी। तो एक बार दोबारा सुन लो। फ्लैमहोल्ड्स का मानना है कि आपको क्या करना है, अपने हर डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन की एक इकोनॉमिक वैल्यू निकालनी है, और फिर उस इकोनॉमिक वैल्यू की जो संभावना है ना उस एम्प्लॉय के पहुंचने की, उस प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वही आपका फाइनल आंसर माना जाएगा। फिर उसने बोला जग्गी एंड लॉ मॉडल के बारे में। और जग्गी एंड लॉ मॉडल जी कहते हैं हम भाई साहब टीम बेस पे काम करेंगे, हम ग्रुप बेसिस पे बात करेंगे। इसका मानना है कि एक इंडिविजुअल कभी जनरेट ही नहीं कर सकता अपनी वैल्यू। जो वैल्यू जनरेट होगी वो ग्रुप के द्वारा जनरेट होगी, वो एक टीम के जरिए जनरेट हो सकती है। एक इंडिविजुअल की अकेले की वैल्यू को मेजर करना इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो इसने बोला कि हम हमेशा टीम में काम करते हैं, तो क्यों ना एक टीम के अंदर ही वैल्यू जज करी जाए। तो इसका ये मानना था कि जो ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू इसमें कैलकुलेट करी जाएगी ना, वो एक ग्रुप बेसिस पे करी जाएगी, एक टीम बेस पे करी जाएगी। जिसका एक एग्जांपल भी इसने दे दिया। इसने कहा कि मान के चलो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की 10 लोगों की टीम है, और वहाँ पे हमें पता चला कि जो ग्रुप है ना वो हमें आने वाले 5 सालों में इतनी वैल्यू जनरेट करके देने वाला है, 5 करोड़ की वैल्यू जनरेट करके देने वाला है। तो मान लेते हैं, सॉरी, 1 करोड़ की वैल्यू, हाँ मतलब 1 करोड़ की वैल्यू जनरेट अगर आज हो रही है हर साल, तो 5 साल के लिए कितनी हो जाएगी? 5 करोड़। तो मान के चलो 5 साल के लिए उसने 5 करोड़ की वैल्यू मुझे देनी है ग्रुप ने काम करके। तो मैं क्या करूँगा, उस 5 साल की वैल्यू की आज प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा, और फिर उसका रिटेंशन रेट देखूंगा कि कितने साल तक वो मेरे पास रहने की संभावना है। तो कहने का ये मतलब है कि जग्गी एंड लॉ मॉडल कहता है एक इंडिविजुअल बेसिस को छोड़कर ग्रुप बेसिस पे ये एनालिसिस करो कि वो ग्रुप कितनी देर तक बना रहेगा, और वो ग्रुप ने कितना वैल्यू आपको जनरेट करके देनी है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो बनने वाली है वही प्रेजेंट वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, आपकी एचआर की वैल्यू मान ली जाएगी। तो दिस इज ऑल योर एचआर मॉडल। तो आई होप ये क्लियर है। अब जाते जाते एचआरए का एक स्टेटस कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि आजकल ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का क्या स्टेटस चल रहा है इंडिया के अंदर। तो इन इंडिया एचआरए इज नॉट लीगली कंपलसरी। आजकल कंपनीज एक्ट द्वारा या सेबी एक्ट द्वारा इसको अभी तक मैंडेटरी नहीं किया गया है, ये बता देता हूं मैं आपको पहले तो। दूसरा, इंडियन कंपनी जैसे कि इन्फोसिस वगैरह हैं या टाटा स्टील वगैरह है ना, वो इसको यूज़ तो कर रही हैं बट एज एन एक्सपेरिमेंट यूज़ कर रही हैं। नथिंग इज कंपलसरी, यहाँ पे फिर भी इतना यूज़ नहीं किया जा रहा। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी से इसको यूज़ करती हैं। तीसरा है कि विद सेक्टर लाइक आईटी, फाइनेंस, टेलीकॉम ग्रोइंग इन इंडिया, एम्प्लॉय स्किल्स आर मोर वैल्यूएबल देन फिजिकल एसेट, सो हेंस एचआरए बिकम इंक्रीजिंग एज वेल। तो एचआरए की इंपॉर्टेंस भी आजकल काफ़ी बढ़ती नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि आजकल एचआर की वैल्यू को काफ़ी देखा जाता है, उसकी स्किल्स की वैल्यू को मतलब उसकी स्किल्स को एक रिस्पेक्ट दी जाती है। तो इसलिए उसके टैलेंट मैनेजमेंट को समझने के लिए कहीं ना कहीं एचआरए का कंसेप्ट लेकर आया जाता है। फिर इसके अलावा इंडियन कंपनी जो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स को यूज़ कर रही हैं वो किस काम के लिए करती हैं? ज़्यादातर रिक्रूटमेंट कॉस्ट को यूज़ कर कैलकुलेट करने के लिए, ट्रेनिंग कॉस्ट देखने के लिए, इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है उस चीज़ को समझने के लिए, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय वैल्यू उनको क्या मिलेगी इस चीज़ को समझने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो ये ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग इसलिए भी लेती हैं ताकि उनको पता चल सके कि उन्होंने अपनी एचआर की पॉलिसी कैसे क्रिएट करनी है। तो बहुत सारी कंपनी अपनी एचआर पॉलिसी के लिए एचआरए का इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा बहुत सारे इंडियन
ऑर्गेनाइजेशंस है ना वो स्टिल अभी तक ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग को अवॉइड कर देते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज वैल्यूइंग द पीपल इन मनी टर्म्स इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उनका मानना है कि अगर एक ह्यूमन को वैल्यू टर्म्स में लेकर आया जाएगा तो वो बहुत डिफिकल्ट टास्क है, वो एक जजमेंटल बेस्ड है, उसके बारे में हर कोई अपना अपना ओपिनियन देने वाला है, तो हम इसकी कैलकुलेशन करने ही नहीं चाहते, हम इसको अडॉप्ट करना ही नहीं चाहते। और स्टिल एचआरए का स्टिल काफ़ी बेनिफिट अभी भी देखने को मिलता है जब हम ये देखते हैं कि बहुत सारे आईआईएम जो हैं, आईआईटी इंस्टीट्यूशन जो हैं, वो स्टिल क्या करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर माना जाता है कि एक एम्प्लॉय की जो वैल्यू है, चाहे वो मेजर करना डिफिकल्ट है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर इंडियन एकेडमिक इन्वायरमेंट, जिसके बारे में उसको मतलब आईआईटी हो गया या बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है ना, वो इसकी स्टडी आपको क्यों करवाते हैं, ताकि आप समझ सको कि एक एम्प्लॉय को भी कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, एक एम्प्लॉय को उसकी वैल्यू से कैसे देखा जा सकता है, ये आपको समझना ज़रूरी है। That's it. So this is HRA. Now we are all done with HRA, and the last point in today's video is social accounting. तो सोशल अकाउंटिंग को जल्दी से खत्म करते हैं तो ये आपका कंसेप्ट हो जाएगा आज का फिनिश। तो सोशल अकाउंटिंग क्या होता है? देखिए जी, सोशल अकाउंटिंग एक ऐसी प्रैक्टिस मानी गई है जिसमें हम सिस्टमेटिकली ये असेस करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और ये देखते हैं कि कंपनी जो काम कर रही है उसका सोसाइटी और इन्वायरमेंटल पे क्या इफेक्ट हो रहा है। मतलब कंपनी अपने इन्वायरमेंट और सोसाइटी को कितनी वैल्यू दे रही है, उसको न्यूमेरिकली चेक करना, उसको क्वांटिटेटिवली रिकॉर्ड करना, रिपोर्ट करना, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या नाम दे देते हैं? सोशल अकाउंटिंग। मेनली जो सोशल अकाउंटिंग है ना वो इसलिए करी जाती है ताकि हम ये देख सकें कि एक कंपनी की क्या वैल्यू है जो अपनी सोसाइटी को मिल रही है, कंपनी कितनी वैल्यू अपने सोसाइटी और अपने इन्वायरमेंट को दे रही है, इस चीज़ को समझना। कुल मिला के हम ये देखते हैं कि हमें अपने इन्वायरमेंट को भी ध्यान में रखना है, हमें अकाउंटेबिलिटी, हमें अपने स्टेक होल्डर्स को जवाब देना है, और आजकल शेयर होल्डर यही देखते हैं कि हर कंपनी अपने एक्सटर्नल यूज़र्स के लिए कैसा सोच रही है। तो कहीं ना कहीं हर कंपनी इसलिए इन्वायरमेंट के ऊपर ध्यान देती है क्योंकि एक तो मैंडेटरी हो चुका है और दूसरा इन्वेस्टर्स और स्टेक होल्डर इस चीज़ के लिए काफ़ी अवेयर हो चुके हैं, तो उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए ये काम करना बहुत ज़रूरी हो गया हुआ है। तो अब इसके क्या ऑब्जेक्टिव है? तो सबसे पहले इसका मेन पर्पस ये रहता है कि ये स्टेक होल्डर्स को एक, मतलब हम क्यों सोशल अकाउंटिंग करते हैं, ताकि हमें लगता है कि जो स्टेक होल्डर है ना उनको हमें क्लियर पिक्चर देनी चाहिए, उनको हमें एक ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, क्योंकि इससे उनको पता लग सकेगा कि एक कंपनी अपने लोगों के लिए क्या सोचती है। इसके अलावा दूसरा पर्पस उनका रहता है रेपुटेशन और ट्रस्ट बिल्डअप करना, क्योंकि कंपनी ऑटोमेटिकली ट्रस्ट बिल्डअप कर पाएगी अपने लोगों के बीच में। क्यों? क्योंकि अगर एक कंपनी अपने लोगों के बारे में सोच के काम करेगी, पब्लिक ट्रस्ट जीतना चाहेगी, तो वो तभी पॉसिबल है जब वो एथिकली काम करेगी, और एथिकली काम करने का मतलब है सोशल अकाउंटिंग को अडॉप्ट करना। इसके अलावा आता है हमारे पास हेल्प द कंपनी इन आइडेंटिफाइंग दी सोशल एंड एनवायरमेंटल रिस्क एज वेल। देखो, अभी तक हम अपने एनवायरनमेंट को इग्नोर करते हैं कई बार, लेकिन स्टिल बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज या बहुत लेवल पे जो कंपनीज है ना, वो सोशल अकाउंटिंग सिर्फ इसलिए करती हैं ताकि वो समझ सके कि उनकी अकाउंटिंग में इन्वायरमेंट की वजह से कितना इम्पैक्ट आया है, उनकी मतलब उनके बिजनेस में इन्वायरमेंट की वजह से कितना इम्पैक्ट आया है, सोसाइटी की वजह से कितना इम्पैक्ट आया है। इस चीज़ को वो समझ के आगे जाकर और बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं। ये एक उनका पर्पस रहता है सोशल अकाउंटिंग को यूज़ करने का। एंड द लास्ट थिंग यू कैन से इज ऑफर द वैल्यूएबल इनसाइट। सोशल अकाउंटिंग का मेन पर्पस करने का ये भी रहता है कि कहीं ना कहीं ये मैनेजमेंट को एक ऐसी इनसाइट्स देती हैं जिससे वो क्या कर सकते हैं, अपनी कंपनी को कैसे बेनिफिट दिया जा सकता है उसके बारे में भी सोच सकते हैं, और एज वेल एज सोसाइटी में इस चीज़ को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, सोसाइटी को कंपनी कैसे आगे, मतलब सोसाइटी में कंपनी कैसे एग्जिस्ट कर सकती है, कैसे सोसाइटी को अट्रैक्ट कर सकती है अपनी तरफ। ये सब चीज़ें भी इसी बेसिस पे मैनेजमेंट को मदद मिलती है। तो कहीं ना कहीं सोशल अकाउंटिंग का मेन पर्पस है अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाना, रेपुटेशन इंक्रीज करना, रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान देना, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना कह लो, या स्टेक होल्डर की एंगेजमेंट कैसे करनी है इस बारे में बात कर लो। ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो नीड है, वो तो एक जैसी ही है। तो अगर एक बार मैं नीड के बारे में भी बात कर दूं तो क्या समझोगे आप कि जो सोशल अकाउंटिंग है उसकी मेन ज़रूरत क्या है, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कितना करना है, एनवायरनमेंट के लिए कितना ध्यान देना है, इस चीज़ को समझना। सोशल अकाउंटिंग की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि हम समझ सकें
कि सोशल कॉस्ट कितनी लग रही है मेरे बिजनेस में और सोशल बेनिफिट मुझे कितना हो रहा है। एक सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए मुझे कितनी कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी या कुछ मुझे कितना बेनिफिट हो रहा है, इस चीज़ को समझना भी सोशल अकाउंटिंग के अंदर आ जाता है। सोशल अकाउंटिंग हमें कहीं ना कहीं ये बताता है या फिर स्टेक होल्डर की सेटिस्फेक्शन लेने में हमारी मदद करता है। मतलब सोशल अकाउंटिंग की हेल्प से इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? ट्रांसपेरेंसी दिखाने के लिए, क्योंकि स्टेक होल्डर को और ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अगर हम सोशल अकाउंटिंग उनको शो करेंगे। इससे पब्लिक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा, ये मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। और कहीं ना कहीं एथिकली और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इन्वायरमेंट है ना, वो अपनी कंपनी में जनरेट हो जाता है अपने आप। जब हम सोशल यानी सोसाइटी की बात करते हैं, जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं ना, तो एक एथिकली और सोशल इन्वायरमेंट ऑटोमेटिकली हमारी कंपनी में भी क्या हो जाता है? जनरेट हो जाता है। तो ये भी सोशल अकाउंटिंग का बेनिफिट है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है सोशल अकाउंटिंग किन चीज़ों पे ध्यान देता है। तो सोशल अकाउंटिंग कैनेडियन नेशनल एसोसिएशन ऑफ अकाउंटेंट के बेसिस पे बताया गया है कि 4 चीज़ों पे ध्यान देता है। सबसे पहले कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट के ऊपर, देन ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर, तीसरे नंबर पे आपका फिजिकल रिसोर्स के ऊपर एंड चौथे नंबर पे प्रोडक्शन एंड सर्विस कंट्रीब्यूशन के ऊपर। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि जो सोशल अकाउंटिंग है ना, उसका मेन मुद्दा क्या ही है? हमारी कम्युनिटी को देखना, ह्यूमन रिसोर्स यानी हमारे एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं उनके वेलबींग का ध्यान रखना, फिजिकल रिसोर्सेज और इन्वायरमेंटल बेसिस पे अपनी क्लैरिटी को रखना ध्यान में, मीन्स कि वाटर का ज़्यादा मिसयूज़ ना हो। एयर क्वालिटी को ध्यान में रखना, जो स्पेशली इंडस्ट्रीज होती हैं उनको ये बोला जाता है। क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करके चलना। और लास्ट में कि जो प्रोडक्शन हम कर रहे हैं वो इको फ्रेंडली होनी चाहिए। प्रोडक्ट की सेफ्टी का ध्यान रखना। इट इज़ ऑल कवर अंडर सोशल अकाउंटिंग। ठीक है जी। एंड नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस केस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अप्रोचेस क्या हैं। तो देखिए जी, सोशल अकाउंटिंग की अप्रोचेस में सबसे पहली अप्रोच आती है क्लासिकल अप्रोच। तो क्लासिकल अप्रोच का मतलब क्या है कि देखो, क्लासिकल अप्रोच में ये बोला जाता है कि इस अप्रोच में ये माना जाता है कि प्रॉफिट को मैक्सिमम मतलब प्रॉफिट जो मैक्सिमाइज करना है ना, सोशल अकाउंटिंग का मानना ये था क्लासिकल अप्रोच के अंदर कि प्रॉफिट कहीं ना कहीं सोशल अकाउंटिंग में बाधा है। मतलब प्रॉफिट को बढ़ाना एक लीगल प्रॉब्लम है। अगर आप एक सोसाइटी के बारे में सोच रहे हो तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट एक इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ये माना गया है। मतलब एक तरह से वो कह रहा है कि by maximizing of the profit within a legal constraint and ethical framework then acting as a best interest of society। देखो मेरी बात समझो, एक इसमें एक और क्लैरिटी देता हूँ। इसमें क्लैरिटी ये देने की कोशिश करी गई है कि प्रॉफिट बढ़ाओ मत, मतलब प्रॉफिट एक तरह से बाधा है सोशल इम्पैक्ट के अंदर अगर आप उसको एथिकली नहीं कवर करोगे। लेकिन अगर आप अपने प्रॉफिट को लॉफुली बढ़ाओगे और एथिकली फ्रेमवर्क के अंदर इंक्रीज करोगे या उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करोगे, तब वो सोसाइटी के लिए बेनिफिट माना जाता है। तब उसको सोशल अकाउंटिंग के अंदर कवर किया जाना चाहिए, तब वो एक्चुअली में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट माना जाएगा। फिर डिस्क्रिप्टिव अप्रोच में क्या बोला गया? डिस्क्रिप्टिव अप्रोच का मानना है कि एक तरीके से डिटेल में क्लैरिटी देना। मतलब इसका मतलब ये है कि सोशल अकाउंटिंग एक तरीके से इसमें डिस्क्रिप्टिव अप्रोच में सोशल अकाउंटिंग के बारे में ये बताया गया है कि जनरली हमें जो सोशल अकाउंटिंग है इसके अंदर डिटेल में पता चलता है। मतलब डिस्क्रिप्टिव अप्रोच मीन्स नरेटिव तरीके से बताना। मतलब सोशल अकाउंटिंग जो है, मतलब अप्रोच पता क्या होता है कि आपको इस चीज़ को कैसे दिखाना है या बताना है। तो डिस्क्रिप्टिव अप्रोच का मतलब है कि सोशल अकाउंटिंग के बारे में जितना डिटेल में बता सकते हो ना उतना बताओ। आपने सोसाइटी के लिए क्या किया, एनवायरनमेंट के लिए क्या किया, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव हर चीज़ के बारे में आपको यहाँ क्लियर करना चाहिए। ये डिस्क्रिप्टिव अप्रोच का मानना है कि सोशल अकाउंटिंग एक नरेटिव अप्रोच है। इसके बारे में हर चीज़, हर पॉइंट, हर क्लैरिटी आपको देनी पड़ेगी अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं इंट्रीगल अप्रोच। इंट्रीगल अप्रोच का मतलब ये है कि नो डाउट सोशल अकाउंटिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इट मीन्स टू से दैट इंट्रीगल अप्रोच का मानना है कि देखो, अकेली सोशल अकाउंटिंग का होना इज नॉट ओके। जैसे डिस्क्रिप्टिव ने मानना था कि देखो सोशल अकाउंटिंग मच मैटर देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बट इंट्रीगल का मानना है कि बोथ आर अपने अपने पॉइंट पे अलग अलग हैं, दोनों को साथ लेके चलना चाहिए। जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे हैं तो सोशल अकाउंटिंग का इंपैक्ट भी साथ में शो करना है, ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और अगर हम सोशल अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं तो उसको फाइनेंशियल टर्म्स में भी शो करना है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। कुल मिला के इंट्रीगल अप्रोच का मतलब है कि सोशल चीज़ों को यानी क्वालिटेटिव फैक्टर्स को क्वांटिटेटिव टर्म्स में बदलकर
क्या सोशल कॉस्ट लग रही हैं मेरे पास, क्या सोशल बेनिफिट हुए हैं मुझे, इस चीज़ को शो करना। क्लियर? एंड नाउ द लास्ट पॉइंट, थर्ड लास्ट पॉइंट इज प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट अप्रोच। देखो, प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट अप्रोच का मतलब क्या होता है कि इसमें बोला जाता है कि आपने सोसाइटी के लिए क्या क्या किया, उसको एक तरीके से प्रोग्राम बेसिस पे बताओ मुझे। प्रोग्राम बेसिस पे मतलब होता है दिस अप्रोच इज अलाइनिंग विद सोशल अकाउंटिंग विद स्पेसिफिक प्रोग्राम। मतलब इसमें क्या किया जाता है, सोशल अकाउंटिंग के बारे में हम एक प्रोग्राम देखकर जज करते हैं। इसमें नॉर्मली क्या होता है, इसमें हम एक प्रोग्राम कह लो प्रोग्राम बेसिस पे प्रोग्राम बेसिस पे बताते हैं कि हमने अपने सोसाइटी के लिए क्या किया। मतलब इसमें ना प्रॉपर्ली अप्रोच क्या रहती है कि जब तक आप अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करके नहीं दिखाओगे, कुछ प्रोग्राम शो नहीं करोगे, तब तक सोशल अकाउंटिंग का कोई मतलब नहीं है। तो दिस अप्रोच इज जनरली रिलेटेड विद कि आपने कौन सा प्रोग्राम आयोजित किया अपने सोसाइटी के लिए, कौन से प्रोजेक्ट किए हैं, उसकी डिटेल रिपोर्ट रेडी करो, उसमें क्या गोल रखे गए थे, क्या रिसोर्सेज थी, क्या प्रोग्रेस रही हैं, उसके बारे में क्लियरली बताओ। दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम मैनेजमेंट अप्रोच। फिर हमें दो तरह की छोटी कहते हैं ना स्मॉल सी एक अप्रोच आती है जिसको पिक्टोरल और फुटनोट अप्रोच बोला जाता है। मतलब पिक्टोरल एंड देन फुटनोट अप्रोच आता है। तो पहले पिक्टोरल, पिक्टोरल मतलब पिक्चर्स की फॉर्म में। ये बोला जा इस अप्रोच का मानना है कि जब कभी भी आप अपनी रिपोर्ट दिखा रहे हो ना, उस रिपोर्ट के अंदर आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि सोशल अकाउंटिंग की सारी पिक्चर्स दिखाओ वहाँ पे, सोशल वर्क की सारी पिक्चर्स लगाओ वहाँ पे कि आपने पूरे साल में क्या किया, उसका चार्ट शो करो, उसको इन्फोग्राफिक चीज़ों में शो करो, उसको इलस्ट्रेटिव वे में अपनी रिपोर्ट्स में दिखाओ, ताकि सबको पता चले कि आपका रियल फेस क्या है और आपने उस चीज़ में क्या योगदान दिया, कहाँ योगदान दिया, कितना योगदान दिया, ये सब आपको पिक्चर की फॉर्म में वहाँ हाईलाइट करना चाहिए। वो ज़्यादा बेटर अप्रोच मानी जाती है। एंड फाइनली आता है फुटनोट डिस्क्लोजर। फुटनोट डिस्क्लोजर का मानना है कि ये एक सप्लीमेंट अप्रोच है। इसका मतलब ये है कि सोशल अकाउंटिंग इज नथिंग एल्स, इसको बस लास्ट में शो कर देना, मतलब सब कुछ बताकर एक फुट नोट के वे में सोशल अकाउंटिंग के बारे में लास्ट में बता देना, इतना ही बहुत है। मतलब फुट नोट का मानना ये है कि सोशल अकाउंटिंग ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ये आप सिर्फ क्या कर देना, एज अ एडिशनल नोट लास्ट में शो कर देना, इतना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस सोशल अकाउंटिंग को देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड फुट नोट अप्रोच। तो इसी के साथ अब आपका मैराथन होता है कंप्लीट और सारे चैप्टर, सारा सिलेबस हो गया है कंप्लीट। तो दैट इज ऑल फॉर योर इन दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दैट इज ऑल फॉर दैट। और वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।